अध्याय 11। भाई निखिल अरोड़ा के आह्वान में खोया हुआ वह मिश्रित भावनाओं में था और खूब शराब पीता था, जो उसके लिए दुर्लभ था। हालांकि लंबे समय से विकसित हुई इस आदत ने उसे अवचेतन रूप से अपनी शराब पीने की आदतों पर नियंत्रण करने में मदद की और वह ज़्यादा से ज़्यादा 70% नशे में होने पर पीना बंद कर देता था। रोहिन महाजन निखिल अरोड़ा को आगे बढ़ते देखकर उतना खुश नहीं था जितना कि खुद किसी खुशी के मौके पर, और उसने निखिल अरोड़ा से एक के बाद एक गिलास पीने का आग्रह किया। भाई लिन, आज तुम्हें उस औरत को अपमानित करते देखकर मुझे बहुत राहत मिली। मुझे तुम्हारे जैसे खुले विचारों वाले लोग पसंद हैं। अब से हम भाई रहेंगे। और भाई हूँ दगान, हम सब भाई हैं। आओ पियो। चारों ने अपने गिलास उठाए और गिलास पकड़े उनके हाथ कांपने लगे। इस समय किसी को भी एहसास नहीं हुआ कि निखिल अरोड़ा के गाने सनी डे की वजह से स्कूल का मंच सामान्य से 100 गुना ज्यादा जीवंत था। मैंने सुना है कि आज शीर्ष 10 गायकों के बीच एक बड़ा उलटफेर हुआ। एक अनजान नए छात्र ने एक अनोखा गाना बनाया और सर्वसम्मति से ग्रीन कार्ड वोट से सीधे आगे बढ़ गया। मैं वहां था और मैं ये प्रमाणित कर सकता हूं कि गाना वाकई बहुत अच्छा था। मैं जानने के लिए बहुत उत्सुक हूं कि सब क्या कह रहे हैं। क्या कोई वीडियो है? ये रहा आपके लिए लिंक, खुद जाकर देख लीजिए। क्योंकि शुरुआत में निखिल अरोड़ा के बारे में कोई भी आशावादी नहीं था, उनके गाना शुरू करने से पहले किसी ने अंदाज़ा नहीं लगाया था कि यह कॉन्सर्ट इतना धमाकेदार होगा, और स्वाभाविक रूप से किसी ने भी निखिल अरोड़ा को पहले से रिकॉर्ड करने के लिए अपना मोबाइल फ़ोन नहीं निकाला। सिवाय एक व्यक्ति के, वह रोहिन महाजन थे। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि निखिल अरोड़ा कैसे गाएंगे, लेकिन कौन अपने दोस्तों का गाना रिकॉर्ड नहीं करेगा। बस इसी अनजाने में हुई हरकत की वजह से निखिल अरोड़ा की पूरी गायन प्रक्रिया रिकॉर्ड हो गई। ये सुनकर रोहिन महाजन के सिर में झुनझुनी होने लगी। उन्होंने तय किया कि वह इस एहसास को अकेले महसूस नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने इसे स्कूल के फोरम पर पोस्ट कर दिया। इस समय ये पोस्ट फोरम में सबसे ऊपर आ गई है और फोरम एडमिनिस्ट्रेटर ने इसे सोच समझकर सार के रूप में सेट करके पिन कर दिया है। वाह, ये गाना कितना अच्छा है। मैंने इसके बारे में नहीं सुना, यह ज़रूर मौलिक होगा। अजीब है, मैं रोना नहीं चाहता, मेरी आंखें थोड़ी दुख रही हैं। मुझे लगता है कि मैं पहली बार प्यार में हूँ। भगवान ने उसके लिए कौन सा दरवाज़ा बंद कर दिया। वह न सिर्फ इतना सुंदर है, बल्कि वह इतना अच्छा गाता भी है और इतना प्रतिभाशाली भी है। तुम्हारा अगर यह गाना पेंगुइन म्यूजिक चार्ट पर डाला जाता तो ये शीर्ष 3 में होता। क्या कोई नया छात्र सचमुच इसे लिख सकता है? इस गाने ने मुझे सचमुच रुला दिया। रातों रात खुला आसमान के साथ साथ त्रिवेणी फिल्म विश्वविद्यालय में 2 शब्द निखिल अरोड़ा प्रसिद्ध हो गए। देर रात तक शराब पीने के बाद निखिल अरोड़ा और उसके दोस्त छात्रावास वापस नहीं गए, बल्कि सीधे होटल में 2 डबल रूम बुक कर लिए। अगले दिन निखिल अरोड़ा को चक्कर आ रहा था और उन्होंने अपने फ़ोन पर कई संदेश देखे, जिनमें प्रतियोगिता में अच्छे परिणाम के लिए उन्हें बधाई संदेश थे। एक संक्षिप्त उत्तर के बाद निखिल अरोड़ा बिस्तर से उठे और रोहिन महाजन को जगाया, जो अभी भी गहरी नींद में सो रहे थे क्योंकि उनकी सुबह जल्दी क्लास थी। सुबह की कक्षाओं के दौरान निखिल अरोड़ा को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उन पर सामान्य से कहीं ज़्यादा नज़रें थीं। निखिल अरोड़ा और इशिका कपूर एक ही कक्षा में नहीं हैं, लेकिन वे राजनीति जैसे समूह की कक्षाएं साथ साथ लेते हैं। लाल रंग की पोशाक पहने इशिका कपूर हमेशा भीड़ में सबसे खूबसूरत और आकर्षक लगती हैं। जब निखिल अरोड़ा कक्षा में दाखिल हुए तो पहली नज़र में ही उनकी नज़र इशिका कपूर पर पड़ गई। इशिका कपूर बार बार कक्षा के दरवाजे की ओर देखती रहीं, मानो किसी के आने का इंतजार कर रही हों। निखिल अरोड़ा के कक्षा में दाखिल होते ही इशिका कपूर और निखिल अरोड़ा की नज़रें मिलीं। इशिका कपूर के बगल वाली एक खाली सीट थी। जब कई लोग इशिका कपूर के बगल में बैठना चाहते थे तो इशिका उन्हें कोई कहकर मना कर देती थी। निखिल अरोड़ा को देखकर इशिका कपूर ने ठुड्डी ऊपर करके सिर घुमाया, मानो उन्हें डर हो कि निखिल अरोड़ा ये गलतफहमी में होंगे कि वह उनका इंतजार कर रही थीं। जैसा कि इशिका कपूर को उम्मीद थी, जब निखिल अरोड़ा सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो वह उनकी तरफ बढ़े। जब निखिल अरोड़ा उनके पास बैठने आएंगे तो वह क्लास में उनसे सवाल कर सकती हैं कि उन्होंने इतना सुंदर गाना क्यों लिखा था, लेकिन उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। और निखिल अरोड़ा इतने स्वार्थी क्यों थे कि उन्होंने उन्हें सनी डे गाने नहीं दिया। इशिका कपूर गलियारे की तरफ से दूसरी सीट पर बैठ गईं और सबसे बाहरी सीट अपने लिए छोड़ दी। निखिल अरोड़ा को और पास आते देख इशिका कपूर के सवाल उनकी जुबान पर थे, लेकिन निखिल अरोड़ा तो असल में वह बिना रुके उनके बगल वाली सीट के पास से गुजर गए। इस पल इशिका कपूर की आंखों में गर्व का भाव अब और नहीं दबा पा रहा था। उसके घमंडी चेहरे के भाव एक पल के लिए ठहर गए और वह खुद को पीछे मुड़कर देखने से रोक नहीं पाए। निखिल अरोड़ा बिना रुके संजय राठौड़ के बगल वाली सीट पर जाकर बैठ गए। कक्षा में प्रवेश करने से पहले वह बाथरूम गए ताकि दूसरे रूममेट्स पहले अपनी सीट पर बैठ जाएं। कक्षा शुरू होने में अभी कुछ समय था और कई लड़कियां निखिल अरोड़ा को उत्सुक निगाहों से देख रही थीं।
आखिरकार 2 पोनीटेल और जेके टॉप पहने एक लड़की सबसे पहले हिम्मत करके आगे बढ़ी और निखिल अरोड़ा की ओर बढ़ी। निखिल अरोड़ा, क्या मैं आपके साथ एक फ़ोटो ले सकती हूँ? निखिल अरोड़ा ने आश्चर्य से ऊपर देखा। मैं कोई स्टार नहीं हूँ, तुम मेरे साथ फ़ोटो क्यों ले रही हो? लड़की ने उत्साह से कहा, मैं कल प्रतियोगिता में थी, तुम मेरी नज़रों में सबसे दयालु सितारे हो। लड़की की बड़ी बड़ी तारे जैसी आंखें थीं और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में आड़ू के स्वाद वाला स्पार्कलिंग पानी छिपा हो जिससे बुलबुले निकल रहे हों। प्यारी लड़की, भला कौन मना कर सकता है? तो फिर एक तस्वीर ले लो। लड़की अपना स्कूल बैग लेकर निखिल अरोड़ा के बगल वाली खाली सीट पर बैठ गई। फिर उसने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला, सुंदरता के मापदंड समायोजित किए और निखिल अरोड़ा के साथ एक तस्वीर लेने के लिए तैयार हो गई। निखिल अरोड़ा ने हाथ उठाकर फ़ोन अपने हाथ में ले लिया। मुझे फ़ोटो लेने दो। तुम लड़कियां फ़ोटो खींचते समय इशारों के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करती हो। एक और वजह यह है कि लड़कियां फ़ोटो खींचते समय अपना चेहरा छोटा दिखाने के लिए पीछे छिपना पसंद करती हैं। निखिल अरोड़ा ने इशिका कपूर की तस्वीरें लेते समय यही अनुभव बयां किया। हालांकि दोनों ने साथ में ज़्यादा तस्वीरें नहीं लीं, लेकिन हर बार इशिका कपूर फ़ोन निखिल अरोड़ा की ओर फेंक देती और फिर निखिल अरोड़ा के सिर से अपना आधा चेहरा ढक लेती। निखिल अरोड़ा को फ़ोन लेते देख लड़की ने खुशी से अपनी चोटी हिलाई और चोटी के साथ साथ निखिल अरोड़ा की पीठ, जिस पर ग्लूटिनस राइस डंपलिंग से मालिश हुई थी, भी हिल गई। निखिल अरोड़ा ने अपराधबोध से कैमरे की तरफ देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़की जवान दिख रही है, लेकिन असल में काफ़ी प्रतिभाशाली है। लड़की ने निखिल अरोड़ा के कंधे पर अपना नर्म और ठंडा हाथ रखा और एक हाथ से हाँ का इशारा किया। फोटो लेने के बाद उस छोटी बच्ची ने दोनों हाथों से निखिल अरोड़ा की बाहें थाम लीं और क्योंकि उनके बीच की दूरी बहुत कम थी, ग्लूटिनस राइस डंपलिंग निखिल अरोड़ा की बाहों के बीच में लगभग दब गई, जिससे उसे 360 डिग्री का फुल स्केल मसाज मिल गया। भाई निखिल अरोड़ा, क्या आप मुझे फिर से त्रिवेणी चैट पर जोड़ सकते हैं? निखिल अरोड़ा एक पल के लिए हिचकिचाए। वर्षों से उन्हें इशिका कपूर के लिए त्रिवेणी चैट पर दूसरों को जोड़ने से मना करने की आदत हो गई थी। लड़की ने निखिल अरोड़ा को हिचकिचाते देखा और अपने सफ़ेद दांतों से अपने निचले होंठ को काट लिया। क्या यह असुविधाजनक है? भाई, निखिल अरोड़ा अंततः भाई की पुकार में खो गया। क्यूआर कोड खोलो और मुझे इसे स्कैन करने दो। भाई बहुत अच्छे हैं टिल्डर, निखिल अरोड़ा ने मन ही मनाह भरी। वह बस और दोस्त बनाना चाहता था, इसलिए नहीं कि वह बड़ा और गोरा दिखता था। डिंग दी, त्रिवेणी चैट दोस्तों के संदेश भेजने की आवाज़ से गूंज उठी। भाई, याद रखना, मेरा नाम मिनाली राव है अध्याय 12 वह बाद में मेरे पीछे आएगा, मिनाली राव। निखिल अरोड़ा इसे जोर से सुनाने से खुद को रोक नहीं पाए। मिनाली राव की बड़ी बड़ी आंखें चतुराई से घूम गईं और उसकी पतली लंटें उसकी सांसों के साथ हल्के से हिल रही थीं। उसने उत्सुकता से निखिल अरोड़ा की ओर देखा। क्या हुआ? निखिल अरोड़ा मुस्कुराए और बोले, नहीं, मुझे तो बस यही नाम अच्छा लगता है। अरे, अगर अच्छा लगे तो मुझे ज़्यादा बार भाई कहो। निखिल अरोड़ा को हमेशा लगता था कि मिनाली राव नाम जाना पहचाना लगता है, लेकिन एक पल के लिए उन्हें याद ही नहीं आया कि उन्होंने ये नाम कहाँ सुना था। ये बात पक्की थी कि यह जाना पहचानापन उनकी पिछली जिंदगी की यादों से आया था। आगे की पंक्ति में इशिका कपूर ध्यान नहीं लगा पा रही थीं। उन्होंने एक छोटा सा आईना निकाला और मेज़ पर रख दिया, ये दिखावा करते हुए कि वे आईने में देख रही हैं कि उनका मेकअप धुंधला तो नहीं गया, लेकिन असल में उन्होंने आईने का कोण इस तरह एडजस्ट किया कि वे पीछे की पंक्ति में निखिल अरोड़ा को देख पा रही थीं। निखिल अरोड़ा ने तो अपने अलावा एक और लड़की को भी अपने बगल में बैठने दिया और उस लड़की से त्रिवेणी चैट पर उन्हें जोड़ने के लिए भी कहा। आपको पता ही है, निखिल अरोड़ा की मां के अलावा निखिल अरोड़ा की त्रिवेणी चैट लिस्ट में सिर्फ वही विपरीत लिंग की हैं, इशिका कपूर। इतने सालों से निखिल अरोड़ा उनके लिए हमेशा कुंवारी ही रही हैं। लेकिन आज निखिल अरोड़ा ने सचमुच अपना कौमार्य खो दिया और त्रिवेणी चैट पर एक और लड़की को अपने साथ जोड़ लिया। वह अभी भी उस लड़की के साथ बातें और हंसी मजाक कर रहा था। इशिका कपूर इतनी गुस्से में थी कि उसके पिछले दांत लगभग टूट गए थे। काफ़ी देर बाद इशिका कपूर शांत हुई। वह गुस्सा नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर वह गुस्सा करती तो जाल में फंस जाती। ये तो सभी जानते हैं कि सूअर पेड़ पर चढ़ सकते हैं और चांद फट सकता है, लेकिन निखिल अरोड़ा उसे बिल्कुल नापसंद नहीं करेंगे। तो ये सब निखिल अरोड़ा ने जानबूझकर किया था। वह जानबूझकर उसे गुस्सा दिलाने के लिए, बल्कि उसे जलाने के लिए दूसरी लड़कियों के साथ अंतरंगता करता है। निखिल अरोड़ा अब भी उससे प्यार करता है। राजनीति विज्ञान के शिक्षक छात्रों से हर कक्षा में नोट्स लेने और हर 2 हफ्ते में उनकी जांच करने को कहते हैं। अगर नोट्स में शब्द संख्या पूरी नहीं होती या विषय वस्तु कक्षा के मुख्य बिंदुओं से मेल नहीं खाती, तो सेमेस्टर के अंत में अंक काट लिए जाएंगे। इसलिए भले ही यह एक राजनीति की कक्षा है जिसे हर कोई समझता हुआ प्रतीत होता है, ये सबसे ज़्यादा पेन और नोटबुक बर्बाद करने वाली कक्षा है। पूरी कक्षा के दौरान लेक्चर हॉल में छात्र तेजी से लिख रहे थे। निखिल अरोड़ा की नज़र अनायास ही मिनाली राव की नोटबुक पर पड़ी और उन्होंने पाया कि इस लड़की की लिखावट काफ़ी सुंदर थी।
मैंने सोचा था कि इतनी प्यारी और प्यारी लड़की नाजुक और मधुर शैली में लिखेगी, लेकिन मिनाली राव की लिखावट लड़कों जैसी थी, बोल्ड और तीखे स्ट्रोक के साथ, मानो युद्ध के मैदान में कोई निर्णायक सेनापति हो। इस बेबाकी ने निखिल अरोड़ा की दिलचस्पी जगा दी। कक्षा के बाद मिनाली राव ने नोटबुक अपने छोटे से स्कूल बैग में रखी और निखिल अरोड़ा की ओर उम्मीद भरी नज़रों से देखा। भैया, बाद में कहाँ जा रहे हो? उफ, क्या अब लड़कियों के हमले इतने तेज हो गए हैं? अगर कोई आम इंसान इतनी गोरी, कोमल, कदकाठी वाली और सक्रिय लड़की से मिले तो शायद वह खुद को रोक ना पाए। लेकिन निखिल अरोड़ा इतने सालों से मनोरंजन जगत में हैं और उन्होंने तमाम तरह की मशहूर हस्तियों और हसीनाओं को देखा है, इसलिए उनका प्रतिरोध आम लोगों से कहीं ज़्यादा है। उन्होंने माना कि मिनाली राव प्यारी हैं, लेकिन अब उनकी नज़र में ये सिर्फ प्यारी थी। तभी एक आत्मविश्वास से भरी और घमंडी आवाज़ आए, वह मेरे साथ बाद में आएगा। मिनाली राव उस आवाज़ का पीछा करते हुए मुड़ी और देखा कि इशिका कपूर किसी समय गलियारे में खड़ी थीं। इशिका कपूर में हमेशा से ऐसा ही आत्मविश्वास था, उन्हें पूरा भरोसा था कि चाहे वह कुछ भी कहें या कोई भी फैसला लें, निखिल अरोड़ा उसे नकारेंगे नहीं। मिनाली राव ने अपना सिर उठाया और सबसे पहले लाल हॉल्टर ड्रेस से बमुश्किल ढके हुए शरीर के उभारों पर नजर डाली। खैर, एक छोटी सी जीत। फिर उन्होंने हाथ बढ़ाया और आंखों में एक बेरुखी भरी नज़र से निखिल अरोड़ा के कपड़ों के कोने को खींचा, लगभग रोते हुए। बड़े भाई, निखिल अरोड़ा ने इशिका कपूर को शांति से देखा, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है। इशिका कपूर ने अहंकार से कहा, मैं यहाँ तुम्हारे साथ शर्त पर बात करने आई हूँ। शर्त की बात करते हुए निखिल अरोड़ा को याद आया कि इशिका कपूर पर अभी भी उनका थोड़ा सा एहसान है। तो ये है, माँ, मुझे भूख लगी है, टेकअवे दूध आपके दरवाजे पर पहुँचा दिया गया है। अगर आप ऐसा कहोगे तो मुझे फिर नींद नहीं आएगी। रोहिन महाजन को भी कुछ सूझा और उन्होंने निखिल अरोड़ा को आंख मारी। दोनों ने आंखों ही आंखों में बात की। रोहिन महाजन, भाई जल्दी जाओ, अगर तुमने मौके का फ़ायदा नहीं उठाया तो तुम कमीने होगे। निखिल अरोड़ा, चिंता मत करो, इस बार मैं अपना सब कुछ ज़रूर वापस पा लूँगा। निखिल अरोड़ा ने अपने रूममेट से कहा, तुम लोग पहले जाओ, मैं इशिका कपूर से अकेले में बात करना चाहता हूँ। मिनाली राव की आंखों में निराशा के भाव थे। निखिल अरोड़ा और इशिका कपूर साथ साथ बाहर चले गए। जाने से पहले इशिका कपूर ने मिनाली राव को तिरस्कार भरी नज़रों से देखा। क्या उसे सचमुच लगता था कि कोई निखिल अरोड़ा को उससे छीन सकता है? अपनी क्षमताओं को ज़रूरत से ज़्यादा मत आंकिए। रोहिन महाजन चुपचाप बगल में ये सब देख रहा था, मन ही मन निखिल अरोड़ा के अद्भुत आकर्षण पर आहें भर रहा था। पर उसे नहीं पता था कि यह उसका भ्रम था या नहीं। पर मिनाली राव इशिका कपूर की पीठ को घूर रही थी और बहुत ही बेरुखी से देख रही थी। इस तरह की बेरुखी साधारण ईर्ष्या से भी आगे निकल जाती है, मानो उनके बीच कोई गहरा खूनी झगड़ा हो। हालांकि हकीकत में इतनी नाटकीय बातें नहीं होती। वह ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहा होगा। इशिका कपूर निखिल अरोड़ा को कुछ लोगों के बीच एक जगह ले गईं। निखिल अरोड़ा की नज़र इशिका कपूर के नाजुक हाथ पर पड़ी जो उनकी कलाई पकड़े हुए था, और उन्होंने इशिका कपूर को चंचल भाव से देखा। मिस्टर लू, क्या आपको डर है कि अगर आप मुझे ऐसे पकड़ेंगे तो दूसरे आपको गलत समझेंगे? इशिका कपूर की उंगलियां किसी चीज़ से जल गई थीं और उन्होंने जल्दी से अपना हाथ वापस खींच लिया और घबराहट में इधर उधर देखने लगीं। ओह, निखिल अरोड़ा की आंखें ठंडी थीं और उनके होंठों के कोने ऊपर उठे हुए थे। ये बताना मुश्किल था कि यह आत्मा मजाक था या व्यंग्य। इशिका कपूर के कुछ छिपाने की कोशिश करते हुए चेहरे को देखकर निखिल अरोड़ा को अचानक एक शब्द सूझा। सही और गलत दोनों। पहले, निखिल अरोड़ा ने इशिका कपूर के साथ ऐसे स्पष्ट रूप से अपमानजनक शब्दों को जोड़ने के बारे में कभी नहीं सोचा था, लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि कुछ शब्द इशिका कपूर के लिए बिल्कुल सही थे। अपने विचारों का पर्दाफाश होते ही इशिका कपूर को थोड़ा अपराधबोध हुआ और उसने तुरंत शिकायत करने का बहाना ढूंढ लिया। निखिल अरोड़ा, तुम दूसरी लड़कियों के इतने करीब क्यों हो? मैं 18 साल की हूँ, अविवाहित, स्वस्थ और संक्रामक रोगों से मुक्त। पुलिस मुझे नियंत्रित नहीं कर सकती, चाहे मैं किसी के भी करीब आ जाऊं। तुम खुद को क्या समझते हो? निखिल अरोड़ा कभी भी आसानी से परेशान होने वाले व्यक्ति नहीं रहे, लेकिन पिछले जन्म में वह इशिका कपूर से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। मानो वह उनके प्रति आसक्त थे। लोगों में हमेशा अपनी कमजोरियों के प्रति असाधारण लगाव और प्राथमिकता होती है। इशिका कपूर से कोई लेना देना न रखने वाले लोगों का सामना करते समय निखिल अरोड़ा लगभग निर्दयी और ठंडे हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, वे माता पिता जिन्होंने इशिका कपूर के साथ रहने के लिए उससे रिश्ता तोड़ दिया। उदाहरण के लिए, कोई भी विरोधी जो इशिका कपूर के करियर के लिए खतरा बन जाए। वह दयालु नहीं है, वह बस अपनी सारी दयालुता इशिका कपूर पर लुटा देते हैं। लेकिन अब यह अपवाद खत्म हो गया है। इशिका कपूर के चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। तुम मुझसे इस लहजे में कैसे बात कर सकते हो? मैं और क्या कहूँ? सहपाठी लू, घुटनों के बल बैठ जाओ। तुम कौन हो और मैं किस पद पर हूँ? क्या तुम खड़े होकर मुझसे बात करने के लायक हो? इशिका कपूर गुस्से से भर गई। अगर तुम्हारा यही रवैया है तो हमें कुछ नहीं कहना।
इशिका कपूर पलट कर चली गई, जो उसकी आदत थी। हर बार जब वह पलट कर जाती तो 3 सेकंड के अंदर निखिल अरोड़ा उसे पकड़ लेता और उसे रोकने की कोशिश करता। फिर वह चाहे जो भी कहे, निखिल अरोड़ा समझौता करके मान जाता। अगर अभी का रवैया निखिल अरोड़ा ने गुस्से में उसे चिढ़ाने के लिए कहा था, तो निखिल अरोड़ा पहले की तरह उसे ज़रूर पकड़ लेगा। फिर उसे जो करना है करने दो, वगैरह। पीछे से निखिल अरोड़ा की आवाज़ आए। इशिका कपूर के होठों पर नियंत्रण की मुस्कान उभर आए। बस, निखिल अरोड़ा कितना विकृत है। जब वह बात कर सकता था तो हिंसा का सहारा क्यों लिया। उसने आज बरगंडी रंग की हॉल्टर ड्रेस पहनी हुई थी। उसे लाल रंग बहुत पसंद था और अपनी सेक्सी और बेहतरीन फिगर दिखाना भी पसंद था। तभी निखिल अरोड़ा की पतली, गर्म उंगलियों ने अचानक उसके सस्पेंडर्स के चिकने शोल्डर स्ट्रैप्स को थाम लिया। अध्याय 13। मेरे भाई को बड़ा सफ़ेद भालू पसंद है। निखिल अरोड़ा की ठंडी आवाज़ उसके पीछे थम गई। तुम्हें कुछ नहीं कहना है, लेकिन मुझे अभी भी कुछ कहना है। फिर उसने कंधे का स्ट्रैप जोर से पीछे खींच लिया। इशिका कपूर ने अपने कंधों पर दबाव महसूस किया और बिना किसी तैयारी के 2 कदम पीछे हट गई। लेकिन सिर्फ निखिल अरोड़ा के खींचने से वह पीछे क्यों हटे? वह इशिका कपूर बिल्कुल नहीं। नतीजतन ग्रोव में एक गतिरोध पैदा हो गया। एक पीछे खींचता है, दूसरा आगे खींचता है। अचानक एक धमाका हुआ। कंधे का पट्टा टूट गया। निखिल अरोड़ा ने झट से अपना हाथ पीछे खींच लिया, मानो सारा दोष मरते हुए, और शांति से जेबों में हाथ डाल लिए, मानो कह रहे हो, मेरी तरफ मत देखो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। इशिका कपूर ने जल्दी से फिसलते हुए कंधे के पट्टे को ढक लिया, लेकिन तब तक 1 सेकंड की देर हो चुकी थी। निखिल अरोड़ा की आंखें खुली हुई थीं और उसने इस पल भर के अंतराल का फायदा उठाते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के वो सब कुछ देख लिया जो उसे देखना चाहिए था और नहीं देखना चाहिए था। इशिका कपूर के साथ अपने अंतरंग रिश्ते को देखते हुए उसे घूरना कोई अति नहीं होगी, है ना? इशिका कपूर घबरा गई और एक पल के लिए कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दे पाए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पहले अपनी छाती ढके या अपना चेहरा। बेवकूफ़, क्या देख रहा है? इशिका कपूर का सीना गुस्से से थोड़ा कांप उठा और उसकी ऊंची चोटियां, जिन्हें एक हाथ से रोका नहीं जा सकता था, थोड़ी हिल रही थीं। निखिल अरोड़ा ने ईमानदारी से कहा, यह उजागर हो गया है। इशिका कपूर को उम्मीद नहीं थी कि निखिल अरोड़ा बिना हिम्मत के इतना ईमानदार होगा। उसका चेहरा गुस्से से जम गया था और वह एक सांस भी नहीं ले पा रहा था। आखिरकार वह चीखा, कमीने। निखिल अरोड़ा ने शैतानी मुस्कान दी, क्या तुमने कभी इसे मिलाने की कोशिश की है? इशिका कपूर का दिमाग एक पल के लिए ठहर गया और निखिल अरोड़ा की बात पर प्रतिक्रिया देने में उसे काफ़ी समय लगा। उसके गाल लाल हो गए थे और ये बताना मुश्किल था कि यह गुस्से से था या शर्म से। तुम्हें मेरे लिए जिम्मेदार होना होगा। ठीक है, मैं जिम्मेदारी ले लूंगी। इशिका कपूर की आंखों में एक विजयी मुस्कान चमक उठी। चाहे जब भी हो, वह अपने हितों को अधिकतम करने के बारे में सोच रही थी। चाहे वह जानबूझकर हो या अनजाने में, हालांकि त्याग थोड़ा बड़ा था, कम से कम लक्ष्य तो हासिल हुआ। इशिका कपूर अपनी शर्तें रखने ही वाली थीं कि तभी उन्होंने निखिल अरोड़ा को अपनी पतलून की जेब से पैसों का एक जुरीदार रोल निकालते देखा। $1, $5 और $10 के नोट होते हैं। निखिल अरोड़ा ने अपने अंगूठे और तर्जनी के बीच पैसे दबाए, हाथ ऊपर उठाया, अपनी मध्यमा उंगली से इशिका कपूर की छाती पर लगे कपड़े को खोला और पैसे उसमें ठूंस दिए। अब सस्ता कार्ड से स्कर्ट मत खरीदना, क्वालिटी अच्छी नहीं है। ये लो 100 युआन और एक अच्छी स्कर्ट खरीद लो। अब जब हम ही गए हैं तो खाली हाथ नहीं जा सकते। निखिल अरोड़ा ने मौके का फायदा उठाया और कपड़े को अपनी हथेली से रगड़ा। शरीर पर काबू पाते हुए उसने इशिका कपूर के कान में फुसफुसाया, उफ, बहुत जोर से। मैंने शर्त मान ली है। याद रखना, अगली बार जब तुम मुझे देखोगी तो मुझसे दूर रहना, वरना तुम्हें तकलीफ होगी। थोड़ी दूर पर रॉकरी के पीछे जेके के कपड़े पहने छोटी लोली ने अपना सिर पीछे खींच लिया। निखिल अरोड़ा को इशिका कपूर को उसके फटे कपड़ों के साथ अकेला छोड़ते देख उसके चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान आ गई। बुरी औरत, तुम इसी लायक हो। हालांकि जब उसने निखिल अरोड़ा के हाथों द्वारा इशिका कपूर के शरीर से छेड़छाड़ वाले दृश्य के बारे में सोचा तो उसके चेहरे की खुशी भरी मुस्कान गायब हो गई और उसने अपना सिर नीचे करके शिकायत भरी नज़रों से मुंह बनाया। मेरा शरीर उस बुरी औरत के शरीर से छूने में ज़्यादा अच्छा है। अपनी नोटबुक में नोट कर लेना कि भाई को बड़े सफ़ेद भालू को छूना पसंद है। अगली बार फलों के सलाद में ज़्यादा पपीता डाल देना। छात्रावास। जब रोहिन महाजन ने निखिल अरोड़ा को वापस आते देखा तो उसने जल्दी से समय देखा। अभी सिर्फ 10 मिनट हुए हैं, भाई लिन। मैं एक बूढ़े चीनी डॉक्टर को जानता हूँ। मैं उनसे आपके लिए कोई टॉनिक लिखवा दूंगा। चले जाओ, ऐसा मत करो। रोहिन महाजन ने अपना फ़ोन निकाला और कहा, वैसे भाई लिन, देखो फोरम में हंगामा मच रहा है। निखिल अरोड़ा के गाने सनी डे को रिलीज़ हुए लगभग 1 दिन बीत चुका है और इसकी लोकप्रियता में ज़रा भी कमी नहीं आई है। बल्कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं।
50,000 व्यूज़, 20,000 रिपोस्ट, 10,000 कमेंट्स, फोरम पोस्ट इंटरेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हालांकि निखिल अरोड़ा को पता था कि यह गाना हिट होगा, लेकिन उन्होंने इसकी इतनी लोकप्रियता की उम्मीद नहीं की थी। जब मैंने आंकड़े देखे तो मैं फिर भी हैरान रह गया। लेकिन उस आदमी के चेहरे के लिए, हालांकि वह दिल से हैरान थी, उसे ऊपर से शांत दिखना पड़ा। बस थोड़ा सा पानी। अब से हर खेल में मैं इससे बेहतर ही खेलूंगा। जियान काइकवान को लगा कि निखिल अरोड़ा शेखी बघार रहा है। उसने माना कि निखिल अरोड़ा में कुछ प्रतिभा है, लेकिन एक अद्भुत गीत बना पाना उनके लिए पहले से ही एक बड़ा सौभाग्य था। अगर आप चाहते हैं कि आपका हर गाना सनी डे जैसा ही हो, तो क्या आप अब भी इंसान हैं? वायलिन बहुत ज़्यादा उतना ही बुरा है जितना कि बहुत कम। जिंदगी को संजोएं, लेकिन दिखावा कब करना है ये भी जानें। निखिल अरोड़ा ने भी रोहिन महाजन के कंधे पर थपथपाया। भाई, मुझे तुमसे कुछ कहना है, बूढ़ा अदरक अभी भी सख्त है, बस इंतज़ार करो और देखो। निखिल अरोड़ा बिस्तर पर लेट गए, अपने हेडफोन निकाले, उन्हें कानों पर लगाया और लेट गए। ऑडिशन में शीर्ष 10 कैंपस गायकों को सर्वसम्मति से वोट दिया गया और ग्रीन कार्ड के साथ अगले दौर में आगे बढ़ाया गया और सिस्टम पुरस्कार भी वितरित किए गए। पूरे नील तारा चीनी संगीत पुस्तकालय में गानों के ऑडिशन के लिए 3 बार शेष हैं। और क्योंकि निखिल अरोड़ा ने पहला कार्य पूरा कर लिया, सिस्टम ऊर्जा से भर गया और पूरे सिस्टम को सभी पहलुओं में उन्नत किया गया। गीत सुनने के बाद गीत के बोल, संगीत और गायन तकनीक मेजबान के दिमाग में पूरी तरह से अंकित हो जाएंगे। लेकिन यह ऑडिशन जोखिम भरा है। यह एक खाली बॉक्स खोलने जैसा है। अगर आपके ऑडिशन वाले गानों की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो मौका हाथ से निकल जाएगा। सिस्टम एक संकेत देता है, होस्ट, आपको नील तारा की संगीत प्रतिभा पर भरोसा करना होगा। फिर भी अगर आपको अभी भी कोई चिंता है तो मैं आपको गाने चुनने के कुछ सुझाव दे सकता हूं। सभी रैंकिंग नील तारा के उपयोगकर्ताओं द्वारा गानों को सुने जाने की संख्या के आधार पर स्वचालित रूप से क्रमबद्ध होती हैं। रैंकिंग जितनी ऊंची होगी, क्वालिटी उतनी ही बेहतर होगी। साथ ही सिस्टम ने आपके लिए एक नया कॉलम भी जोड़ा है। जब तक होस्ट किसी गाने का अनुरोध करता है, जनता उसे होस्ट को सुझाएगी। जो गाने आवश्यकताओं को पूरा करते हैं उन्हें होस्ट को सुझाया जाएगा और रैंकिंग सिफारिशों की संख्या के अनुसार बनाई जाएगी। ठीक है, मैं समझ गया। निखिल अरोड़ा ने होम पेज पर सुझाए गए विभिन्न गानों को ब्राउज किया और अंततः दैनिक सुनने की सूची में शीर्ष 3 गाने चुने। ये गाने हैं बिग फिश, टेक ऑल यू वांट और 10 ईयर्स। निखिल अरोड़ा ने पूरी रात तीनों गाने सुने और हर एक ने उन्हें झकझोर दिया और उनके सिर में झुनझुनी पैदा कर दी। आखिरकार निखिल अरोड़ा ने अगली प्रतियोगिता में टेक एवरीथिंग यू वांट गाने का फैसला किया। बिग फिश में पुरुष छात्र महिला स्वर में गाता है, जो कंट्रास्ट के लिहाज से सबसे चौंकाने वाला है। इसे प्रतियोगिता के और ज़्यादा जोरदार होने पर बचाकर रखना उचित है। 10 ईयर्स शांत समय में धीमे और सावधानीपूर्वक स्तुति के लिए ज़्यादा उपयुक्त है और स्कूल के ऑडियो उपकरण शायद ही इससे बेहतर प्रदर्शन कर पाएं। टेक एवरीथिंग यू वांट का कोरस अपेक्षाकृत ज़्यादा विस्फोटक, भावनात्मक रूप से ज़्यादा उद्दाम और पूरे आयोजन स्थल के माहौल को और भी बेहतर बनाने के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। निखिल अरोड़ा ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और प्रतियोगिता के दिन का इंतजार करने लगे। कुछ खुश हैं, कुछ उदास। इशिका कपूर पिछले 2 दिनों से ठीक नहीं चल रही हैं। निखिल अरोड़ा द्वारा उसकी स्कर्ट का शोल्डर स्ट्रैप खोलने के बाद वह बाग में अकेली रह गई, कुछ खोई खोई सी। अगर बात पुरानी होती तो निखिल अरोड़ा ज़रूर अपने कपड़े उतारकर उसे देते या वह यहीं इंतज़ार करती और निखिल अरोड़ा उसके लिए नए कपड़े ढूंढ देते। संक्षेप में, जब भी उसे कोई परेशानी होती, निखिल अरोड़ा उसका उचित समाधान कर देते। लेकिन वह आदमी जो उस पर सबसे ज़्यादा फिदा था, रातों रात बदल गया लगता था। उसने जानबूझकर उसके कपड़े खराब कर दिए और उसका फ़ायदा उठाया, मानो वह चीज़ों से खेल रहा हो। उसने उसे यहाँ ऐसे ही अकेला छोड़ दिया। इशिका कपूर अपनी रूममेट को फ़ोन करके कपड़े भेजने के लिए कहना चाहती थी, लेकिन नंबर पहले ही डायल हो चुका था और उसने 2 बार फ़ोन करने के बाद फिर से फ़ोन काट दिया। नहीं, वह किसी को भी खुद को इस हालत में नहीं देखने दे सकती थी, यहाँ तक कि उसकी रूममेट्स को भी नहीं। वे ज़रूर उसकी पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाएंगे। वह मजाक का पात्र नहीं बन सकती थी। अध्याय 14 चिपकू मिनाली राव। तनीषा गुप्ता ने फ़ोन की घंटी सुनी और बैग से फ़ोन निकालने ही वाली थी कि बैग का जिप खोलने से पहले ही घंटी बंद हो गई। मैंने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और देखा कि इशिका कपूर का फ़ोन था। उसने बाकी 2 रूममेट्स की तरफ देखा और शिकायत की, अरे फिर से छोटी राजकुमारी बोल रही है। सोच रहा हूँ इस बार वो लोगों को क्या करने का आदेश दे रही है। निधि कुलकर्णी ने कहा, चूंकि उसने फ़ोन काट दिया है, शायद अब सब ठीक हो गया है, जवाब मत देना। तनीषा गुप्ता ने बेबसी से कहा, नहीं, छोटी राजकुमारी फिर से अपना आपा खो देगी। निधि कुलकर्णी, निखिल अरोड़ा को पाकर इतनी खुशकिस्मत होने के लिए मुझे कौन दोषी ठहरा सकता है? ये सब निखिल अरोड़ा के लाड़ प्यार की वजह से है। तनीषा गुप्ता ने इशिका कपूर को वापस फ़ोन किया।
तेज हवा चलने लगी और तापमान गिर गया, थोड़ी ठंड हो गई। इशिका कपूर ने अपने कपड़ों के कॉलर पकड़े रखे ताकि वे गिर न जाएं। देखे जाने के डर से वह एक चट्टान के पास दुबक कर बैठ गया, उसकी आंखों में शिकायत के आंसू उमड़ रहे थे। जब उसने तनिषा गुप्ता को वापस फ़ोन करते देखा तो उसने झुंझलाहट से आंखें मलीं और फिर फ़ोन उठाया। हेलो, क्या हाल है? इशिका कपूर की आवाज़ में घमंड था और ऐसा कोई संकेत नहीं था कि वह अभी रोई थी। तनिषा गुप्ता ने सावधानी से कहा, किंगजू, मैंने देखा कि तुमने अभी अभी मुझे फ़ोन किया था। कौन सा फ़ोन? पता नहीं, शायद अभी अभी आया था। कोई बात नहीं, मैं फ़ोन रख रही हूँ। इतना कहकर इशिका कपूर ने एक बीप की आवाज़ के साथ फ़ोन रख दिया। तनिषा गुप्ता ने आंखें घुमाईं और फ़ोन में ही खर्राटे लिए। कुछ गड़बड़ है। इशिका कपूर दोपहर तक कोने में छिपी रही जब ज़्यादातर छात्र अपना लंच खत्म करके आराम कर चुके थे। फिर उसने खुद को कपड़ों से ढका और एक सुनसान रास्ते से छात्रावास की इमारत की ओर चल पड़ी। शुक्र है कि उसने सही समय चुना और रास्ते में किसी से नहीं मिली। जब वह छात्रावास लौटी तो उसकी सभी रूममेट्स बिस्तर पर सो रही थीं और किसी ने उसकी दयनीय हालत नहीं देखी। इशिका कपूर ने कपड़े बदले और बिस्तर पर लेट गई। वह कई बार करवटें बदलती रही लेकिन उसे नींद नहीं आई। सुबह जब वह नाश्ता खरीदने कैफेटेरिया गई तो उसने अपना कार्ड स्वाइप किया और उसे पता चला कि उसे पासवर्ड ही नहीं पता। पहले निखिल अरोड़ा दिन में 3 बार के खाने का ध्यानपूर्वक इंतजाम करते थे और उन्होंने कभी अपने मील कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया था। मैं निखिल अरोड़ा से पूछना चाहती थी लेकिन निखिल अरोड़ा ने मेरी सारी संपर्क जानकारी डिलीट और ब्लॉक कर दी थी। इसलिए मैंने आज पूरे दिन एक भी निवाला नहीं खाया। अपनी फिगर को बनाए रखने के लिए वह ज़्यादा नहीं खाती लेकिन फिर भी उसे खाना पड़ता है। उसके अनियमित खान पान की वजह से उसका पेट खराब रहता था, इसलिए निखिल अरोड़ा हमेशा पेट की दवाइयाँ अपने साथ रखता था। इसी दौरान मेरे पेट में फिर से दर्द होने लगा। इशिका कपूर बिस्तर से उठी और दराज खोली तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने तो कोई दवा रखी ही नहीं थी। उन्होंने अपना फ़ोन खोला और ऐप से एक दवा खरीदनी चाहिए। इंटरफेस पर क्लिक करते ही इशिका कपूर कई अनजानी दवाओं के नामों को देखकर हतप्रभ रह गईं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि पेट दर्द के लिए उन्हें कौन सी दवा लेनी चाहिए। निखिल अरोड़ा के बिना उनकी जिंदगी मानो अस्त व्यस्त हो गई थी। बड़ा भाई, भाई निखिल अरोड़ा, भाई, भाई, भाई। निखिल अरोड़ा अभी अभी अपनी झपकी से जागे ही थे कि उनके फ़ोन पर मिनाली राव के संदेशों की बाढ़ आ गई। ये छोटी बच्ची थोड़ी चिपकी हुई है। निखिल अरोड़ा ने जवाब दिया, अभी जागी हूँ। मिनाली राव, क्या दोपहर में आपकी क्लास है? निखिल अरोड़ा, हाँ। मिनाली राव, हूँ। बदबूदार भाई, तुम झूठ बोल रहे हो। मिनाली राव, मैंने आपकी क्लास के शेड्यूल के बारे में पूछा था और कोई क्लास नहीं है। निखिल अरोड़ा, ये छोटी बच्ची गंभीर थी और उसने उसकी कक्षा का शेड्यूल भी देखा। निखिल अरोड़ा, क्या बात है? मिनाली राव ने टिकट बुकिंग का स्क्रीनशॉट भेजा। मिनाली राव, मैंने 2 मूवी टिकट बुक कर लिए हैं। चलो आज दोपहर मूवी देखने चलते हैं। निखिल अरोड़ा ने मना कर दिया, आप किसी और को बुला सकती हैं, मुझे मूवी देखना पसंद नहीं है। मिनाली राव ने 2 तस्वीरें भेजीं। निखिल अरोड़ा ने उन्हें क्लिक किया। एक में उसके पैर काले मोजे पहने हुए दिखाई दे रहे थे और दूसरी में उसके पैर सफ़ेद मोजे पहने हुए। मिनाली राव, भाई, क्या आपको काले या सफ़ेद मोजे पसंद हैं? निखिल अरोड़ा, काले मोजे प्लीज़। मुझे अपना डॉर्मेट्री बिल्डिंग नंबर भेज दो, मैं नीचे तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। रेशमी मोजे हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, असल बात यह है कि यह फिल्म लंबी और पतली है। नहीं, उसका मतलब यह है कि कहानी का सारांश वाकई सेक्सी है। निखिल अरोड़ा ने जल्दी से नहाया और कपड़े बदले। डॉर्मेट्री के बाकी लोग जब निखिल अरोड़ा को बाहर जाते देखा तो सतर्क हो गए। जियान काइटेक बिस्तर से उठकर बैठ गया। नहा लो, कपड़े बदल लो। भाई लिन, तुम क्या करने वाले हो? इशिका कपूर ने आज सुबह तुम्हें निजी बातचीत के लिए बुलाया था। क्या हो सकता है कि उसने सचमुच तुम्हारा मन बदल दिया हो? मेरी बात मानो, 3 पैरों वाले मेढक मिलना मुश्किल है लेकिन 36D लड़कियां बहुत हैं। निखिल अरोड़ा रोहिन महाजन की बातों से हंसा, चिंता मत करो, यह इशिका कपूर नहीं है। रोहिन महाजन की आंखें शक से भर गईं, सच में? कौन है? निखिल अरोड़ा ने अपने हाथों से तुलना की, 36D। रोहिन महाजन। तभी उसके हाथ में मोबाइल बज उठा। रोहिन महाजन ने मैसेज देखा और जल्दी से जवाब दिया। फ़ोन रखते ही उसका अंदाज बदल गया, मानो वो कोई और हो। इशिका कपूर नहीं है तो कोई बात नहीं। भाई लिन, क्या तुम्हारा सामान पैक हो गया? अगर हो गया तो चलो। उसने आंख मारी और कहा, 36D को ज़्यादा इंतज़ार मत करवाओ। इत्तेफाक से मिनाली राव और इशिका कपूर एक ही डॉर्मेट्री बिल्डिंग में रहते थे। जब निखिल अरोड़ा नीचे पहुंचे तब तक मिनाली राव नीचे नहीं आई थीं। मिनाली राव का इंतज़ार करने के बजाय मैं किसी और परिचित का इंतज़ार कर रहा था। इशिका कपूर की दोपहर में क्लास थी। कपड़े बदलने के बाद वह अपनी रूममेट के साथ क्लास जाने के लिए तैयार हुई।
जब वह नीचे गई तो उसने निखिल अरोड़ा को नीचे इंतजार करते देखा। निखिल अरोड़ा ने भालू के प्रिंट वाली काली छोटी बाजू की शर्ट पहनी हुई थी। उनके चौगा उनके 185 सेमी लंबे पैरों को लंबा दिखा रहे थे। उनके बालों को हेयर स्प्रे से टेक्सचर दिया गया था, जिससे उनका चिकना और भरा हुआ माथा और गहरी गहरी आंखें साफ दिखाई दे रही थीं। उनका कोणीय चेहरा चाकू की तरह तीखा था और उनके होंठ पीले और पतले एक सीधी रेखा में सिकुड़े हुए थे। उनकी आंखें ठंडी थीं, मानो उन्हें हर चीज से कोई सरोकार न हो। निखिल अरोड़ा हमेशा से सजने संवरने में माहिर रहे हैं, यही वजह है कि इशिका कपूर अपने इस फॉलोअर से संतुष्ट हैं। अच्छा दिखने वाला, और ये लड़का इतना अच्छा दिखता है कि कई लड़कियां चुपके से उसे प्रेम पत्र भेजती थीं, बस उनका फॉलोअर था जो उनके बुलाने पर आता जाता था। इससे उनका घमंड पूरी तरह से संतुष्ट हो गया। इशिका कपूर ने तनिषा गुप्ता से कुछ कहा, उन्हें पहले जाने को कहा और फिर सीधे निखिल अरोड़ा की ओर चल पड़ी। निखिल अरोड़ा एक पेड़ की छांव में खड़ा अपना फोन देख रहा था कि तभी उसे एक आकृति आती हुई महसूस हुई। उसने सोचा कि मिनाली राव ने अपना सामान पैक करके नीचे चली गई होगी, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो वह इशिका कपूर थी। कुछ गड़बड़ है क्या? निखिल अरोड़ा इशिका कपूर को ठीक से समझ नहीं पाया। उसी ने मुझे उससे दूरी बनाए रखने को कहा था, वही बार बार उसके पास आती थी। इशिका कपूर ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। वह निखिल अरोड़ा से काफ़ी छोटी थी और ऐसा लग रहा था कि सिर्फ ठुड्डी ऊपर उठाकर ही वह ज़्यादा श्रेष्ठ लग सकती थी। ये तो मुझे ही पूछना चाहिए था। मेरे डॉर्मेटरी के नीचे मेरा रास्ता रोककर तुम क्या करना चाह रही हो? निखिल अरोड़ा ने इशिका कपूर को गौर से देखा। उसने पहले कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि इशिका कपूर की मानसिक स्थिति असामान्य लग रही थी। डॉर्मेटरी बिल्डिंग के नीचे खड़े होने का मतलब है उसे रोकना, लेकिन अब वह खाली था, इसलिए उसे इशिका कपूर के साथ थोड़ी देर खेलने में कोई आपत्ति नहीं थी। निखिल अरोड़ा हल्के से हंसा, एक कदम आगे बढ़ा, अपने पैर के अंगूठे इशिका कपूर के पैरों से सटा दिए, हाथ इशिका कपूर के कंधों पर रखे, सिर नीचे किया और फुसफुसाया, तुम्हें पता है मैं तुम्हें रोकने आया हूं, फिर भी तुम आगे बढ़ रही हो। क्या तुम मुझे पसंद करती हो? इशिका कपूर उस बिल्ली की तरह थी जिसकी पूंछ पर पैर रखा गया हो। वह डर गई और निखिल अरोड़ा को दूर धकेलने की कोशिश करने लगी, लेकिन निखिल अरोड़ा के हाथ चिमटे जैसे थे, उसकी पीठ को कसकर पकड़े हुए थे और चाहे वह कितनी भी कोशिश करे वह छूट नहीं पा रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। इशिका कपूर ने झट से इनकार कर दिया, मानो एक पल बाद ही आरोप की पुष्टि हो जाएगी। निखिल अरोड़ा ने फ़ोन जेब में रख लिया और अपना दूसरा हाथ इशिका कपूर के कंधे पर रख दिया, उसे सांप की तरह धीरे धीरे नीचे सरकाते हुए। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती तो तुम्हें छूना पसंद है, ऐसे है ना? शादी के 1 साल बाद निखिल अरोड़ा इशिका कपूर के नाजुक पहलुओं को अच्छी तरह से जानते थे और बिना किसी मेहनत के इशिका कपूर को गुनगुना सकते थे। इशिका कपूर शर्मा गई, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी अभी उसने इतनी आवाज़ निकाली है, और उसने निखिल अरोड़ा को दूर धकेलने की बहुत कोशिश की। निखिल अरोड़ा पहले ही इशिका कपूर को सज़ा दे चुका था, इसलिए उसे और रोकने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया। इशिका कपूर ने बहुत ज़ोर से धक्का दिया और वह अचानक पीछे की ओर गिर पड़ी, लगभग अपना संतुलन खोकर गिर पड़ी। उसके नाजुक बाल थोड़े बिखरे हुए थे और वह धूल से सनी हुई लग रही थी। निखिल अरोड़ा, तुम गुंडे हो। दूसरों का ध्यान खींचने के डर से इशिका कपूर चिल्लाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वह बस गुस्से और नफरत से निखिल अरोड़ा को घूरती रही। हाँ, तुम्हें अभी पता चला? निखिल अरोड़ा ने जरा भी इनकार नहीं किया। वो नेकदिल निखिल अरोड़ा मर गया। बुरा आदमी बनो, गैंगस्टर बनो, कुछ भी बनो, इस जिंदगी में वह बस अपनी खुशी के लिए जीना चाहता है। अब से मुझसे दूर रहना, वरना मैं तुम्हें जब भी देखूंगा छू लूंगा। अध्याय 15। मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता है। निखिल अरोड़ा, तुम। इशिका कपूर के गोरे गाल गुस्से से लाल हो गए और वह कुछ और कहना चाहती थी। तभी पोनीटेल वाली छोटी बच्ची दौड़कर आए और निखिल अरोड़ा की बांह पकड़ ली। भाई, मैंने तुम्हें इतनी देर इंतजार करवाया, क्या तुम्हें मेरी याद आई? मिनाली राव की लंबाई 1.6 मीटर से भी कम है और जब वह निखिल अरोड़ा के बगल में खड़ी होती है तो वह उसकी छाती तक ही पहुंचती है। छोटी बच्ची पंजों के बल खड़ी हो गई और अपनी ठुड्डी निखिल अरोड़ा की बांह पर किसी चुलबुली बिल्ली के बच्चे की तरह खेल खेल में रगड़ने लगी। मिनाली राव ने काले नेवी ब्लू रंग का शॉर्ट स्लीव टॉप पहना था, जिसके दाहिने सीने की जेब पर एक प्यारा सा भालू कढ़ाई किया हुआ था। उसने इसे काले और सफ़ेद प्लेटेड स्कर्ट के साथ पेयर किया था और एक भूरे रंग का आलीशान भालू बैग लिए हुए थी। निखिल अरोड़ा के कपड़ों पर भालू और भालू एक दूसरे के पूरक थे, जिससे वे एक जोड़े की पोशाक की तरह लग रहे थे। वे दोनों एक साथ खड़े थे, एक ठंडा और आलसी था, दूसरा जीवंत और प्यारा था। वे एकदम सही जोड़ी की तरह लग रहे थे और ऐसा माहौल था जिसमें कोई और हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। इशिका कपूर का गुस्सा भरा भाव जम गया और अधिक अविश्वास में बदल गया। तो निखिल अरोड़ा लड़कियों के छात्रावास के नीचे खड़ा था और वह वास्तव में उसका इंतजार नहीं कर रहा था।
क्या ये लड़की आज सुबह ही निखिल अरोड़ा से नहीं मिली थी? वे इतनी जल्दी कैसे मिल गए? निखिल अरोड़ा वास्तव में अभी भी नीचे उसका इंतजार कर रहे थे। ये स्पष्ट रूप से एक ऐसा उपचार है जिसका आनंद केवल वह, इशिका कपूर, ही ले सकती है। इशिका कपूर को जटिल महसूस हुआ और एक पल के लिए उसे लगा जैसे उससे कुछ चुरा लिया गया हो। मृणाली राव ने सिर झुकाकर इशिका कपूर को मुस्कुराते हुए देखा। दीदी, और कुछ काम है क्या? अगर नहीं तो मैं अपने भाई के साथ सिनेमा देखने जाऊंगी। मृणाली राव की मुस्कान हानिरहित थी, लेकिन इशिका कपूर ने उन गोल काली सफ़ेद आंखों में दुश्मनी और उपहास देखा। इस वक्त वह एक आत्ममुग्ध विदूषक की तरह थी और निखिल अरोड़ा और मृणाली राव के सामने बुरी तरह हार गई। निखिल अरोड़ा, तुम्हें इसका पछतावा होगा। इशिका कपूर ने दांत पीस लिए। निखिल अरोड़ा ने शांति से जवाब दिया, ओह, तो तुम अपना सर्वश्रेष्ठ करो। चलो, कुछ ऐसा करो जिससे उसे पछतावा हो। फिर एक बार अनुभव करो कि व्यर्थ होने का क्या मतलब होता है। इशिका कपूर की पीठ पहले ही नज़रों से ओझल हो चुकी थी। निखिल अरोड़ा ने अपना सिर नीचे किया और अपनी बांह पर लटके पेंडेंट को देखा। तुमने उसे पहले ही नाराज कर दिया है और वह चली गई है, तुम उसे जाने क्यों नहीं देते? मृणाली राव ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अगर मैं तुम्हें पकड़ लूं तो तुम मेरे हो जाओगे और मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। निखिल अरोड़ा अपनी हंसी रोक नहीं पाए। इतना दबंग, ये तो अच्छा विचार है। अपनी बात कहने के बावजूद उसने मृणाली राव का हाथ नहीं झटक दिया। बच्ची रास्ते में थोड़ी चुप रही और निखिल अरोड़ा ने नीचे देखा। मृणाली राव मुंह बनाए हुए थीं और उनका मूड कुछ खास अच्छा नहीं था। इशिका कपूर की भावनाओं को भांपने के आदी निखिल अरोड़ा को बच्ची की भावनाओं का अंदाज़ा लगाने का थोड़ा अनुभव है। पूछा, क्या हुआ? क्या तुम किसी बात को लेकर परेशान हो? मृणाली राव, हाँ। बच्ची का सीधा सा जवाब सुनकर निखिल अरोड़ा हंसे बिना नहीं रह सके। बताओ इसके बारे में। मृणाली राव एक पल के लिए झिझकी, लेकिन खुद को धीरे से बुदबुदाए बिना नहीं रह सकी। क्या उसे छूना इतना अच्छा लगता है? निखिल अरोड़ा का गला लगभग भर आया। उनके चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। नाबालिग सी दिखने वाली यह बच्ची कैसी कटु बातें कह रही थी। आह, ओम, क्या तुमने सब कुछ देख लिया? मृणाली राव का दर्द बढ़ता ही गया। उन्होंने अपना सिर नीचे किया और धीरे से गुनगुनाया। फिर उसने 2 उंगलियां फैला दी। 2 बार? तुमने आज इसे 2 बार छुआ? निखिल अरोड़ा तुरंत समझ गए और अपने खाली हाथ से मृणाली राव का सिर सहलाया। ठीक है, मेरे पीछे आओ। मृणाली राव ने तर्क दिया। मैं वहां से गुजर रही थी और संयोग से देख लिया। निखिल अरोड़ा चौंक गए। उफ, तो तुम कोई प्यारी लड़की नहीं बल्कि एक बिगड़ैल लड़की हो जो पीछा करना पसंद करती है। मैं बिगड़ैल नहीं हूँ, बस जल रही हूँ। तुम जल रही हो। तुम सीधे नीचे आकर मेरे पास क्यों नहीं आ गई? मृणाली राव बोली, अगर मैं वहां गई तो तुम्हारा अच्छा समय खराब कर दूंगी। मृणाली राव को आखिरकार थोड़ा और जीवंत होते देखकर निखिल अरोड़ा मुस्कुराए और बोले, छोटी बच्ची बहुत विचारशील है। मृणाली राव ने चालाकी से अपने होंठ सिकोड़े। तुम समझदार भी हो सकती हो। निखिल अरोड़ा ने मृणाली राव के माथे पर हल्के से थपथपाया। जरा सोचो मत, मैं इतना लापरवाह इंसान नहीं हूँ। कमर्शियल प्लाजा विश्वविद्यालय शहर के बीचों बीच स्थित है और दोपहर में जिन छात्रों की कक्षाएं नहीं होती वे फिल्में देखने आते हैं। जब वे सिनेमा पहुंचे तो शो शुरू होने में अभी 5 मिनट बाकी थे। मृणाली राव ने निखिल अरोड़ा को फ़ोन दिया। भाई, तुम टिकट ले आओ, मैं पॉपकॉर्न लेने जाती हूँ। निखिल अरोड़ा ने कहा, मैं पॉपकॉर्न लेने जाती हूँ। मृणाली राव ने घमंड से कहा, नहीं, तुम्हें नहीं पता कि मुझे कैसा खाना पसंद है। फिर उसने निखिल अरोड़ा को पीछे धकेला और टिकट मशीन की ओर बढ़ा। जल्दी करो, फिल्म शुरू होने वाली है, मैं ओपनिंग मिस नहीं करना चाहता। निखिल अरोड़ा को अचानक याद आया कि जब वह इशिका कपूर के साथ पहले फिल्म देखने गया था, इशिका कपूर हमेशा थिएटर में अकेले ही जल्दी पहुंच जाती थीं। निखिल अरोड़ा अकेले ही टिकट लेने के लिए टिकट मशीन के पास गए और फिर दूध वाली चाय और पॉपकॉर्न लेने चले गए, लेकिन फिर भी इशिका कपूर ने उन्हें धीमे होने के लिए डांटा। इशिका कपूर पॉपकॉर्न और दूध वाली चाय तो खुशी खुशी स्वीकार कर लेती थीं, लेकिन निखिल अरोड़ा को अपने बगल वाली या कम से कम एक सीट दूर वाली सीट कभी नहीं लेने देती थीं। इशिका कपूर हमेशा ऐसी ही दिखती थी, उसकी परवाह को स्वाभाविक मानती थी, लेकिन साथ ही हमेशा कुछ न कुछ ऐसा करती रहती थी जिससे ये साबित हो कि उनके बीच ज़मीन आसमान का फासला है। निखिल अरोड़ा टिकट मशीन के सामने स्तब्ध खड़े थे। मृणाली राव एक हाथ में 2 कप फ्रूट टी और दूसरे हाथ में अपने शरीर से लगभग बड़े पॉपकॉर्न का बकेट लेकर दौड़ी आईं। क्या तुम्हारे टिकट मिल गए भाई? चलो अंदर चलते हैं। ओह, चलो। निखिल अरोड़ा को होश आया और उन्होंने मृणाली राव के हाथ से टिकट ले लिया। मृणाली राव ने उसके हाथ छुड़ाए और तुरंत निखिल अरोड़ा का हाथ फिर से थाम लिया। निखिल अरोड़ा शिकायत करने से खुद को रोक नहीं पाए। तुम्हें मुझे गले लगाना इतना पसंद क्यों है? मृणाली राव ने फुसफुसाते हुए कहा, क्योंकि यह हमेशा अवास्तविक लगता है। मुझे हमेशा डर लगता है कि मेरा भाई अचानक गायब न हो जाए। निखिल अरोड़ा को थोड़ा अजीब लगा। तुम तो ऐसे लग रहे हो जैसे मुझे पहले से जानते हो।
मिनाली राव ने आधी गंभीरता और आधी झूठ से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता कि हम एक दूसरे को काफ़ी समय से नहीं जानते। जब वह अपनी सीट पर गया तो निखिल अरोड़ा को एहसास हुआ कि मिनाली राव ने असल में कपल सीट खरीद ली है। सोफा, जो भीड़ भाड़ वाला तो नहीं था लेकिन ज्यादा बड़ा भी नहीं था, उन दोनों को बहुत पास ला रहा था। ये लड़की उसका फायदा उठाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। भैया, मिनाली राव ने उसे पुकारा। निखिल अरोड़ा ने जवाब में अपना सिर नीचे किया और पॉपकॉर्न का एक टुकड़ा, जो अभी भी गर्म था और जिसमें दूध की खुशबू थी, उसके मुंह में डाल दिया गया। छोटी बच्ची झुक गई, उसकी घनी मुड़ी हुई पलकें सिकाडा के पंखों की तरह धीरे धीरे कांप रही थीं। सिनेमा की बत्तियां बुझ गईं, लेकिन छोटी बच्ची की आंखों में एक चमक थी। एक धीमी आवाज़ फुसफुसाई, इसे आजमाओ। निखिल अरोड़ा ने अपना मुंह ऐसे खोला जैसे किसी भूत ने उस पर कब्जा कर लिया हो और मीठा पॉपकॉर्न उसमें ठूंस दिया गया। दूध के स्वाद से सनी उस बच्ची की उंगलियां उसके सूखे होठों पर हल्के से रगड़ खा रही थीं और वह कोमल स्पर्श क्षणिक था। कैसा है? स्वादिष्ट है। निखिल अरोड़ा ने आंखें नीची कर लीं। ठीक है। मिनाली राव ने एक धूर्त मुस्कान दी। मेरा पॉपकॉर्न खा लो और मैं तुम्हें रिश्वत दूंगी। मुझे तुम्हारे कंधे पर झुकना ज्यादा नहीं पड़ेगा। निखिल अरोड़ा ने आंखें उठाईं और मजाकिया लहजे में कहा, अगर मैं कुछ ज्यादा कह दूं तो तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगी। मिनाली राव ने अपना कोमल शरीर निखिल अरोड़ा के कंधे पर टिका दिया। नहीं। फिल्म का विषय एक प्रेम फिल्म थी और निखिल अरोड़ा ने पहले तो इसे मना कर दिया क्योंकि उन्होंने ये फिल्म अपने पिछले जन्म में देखी थी। पुरुष और महिला नायक दोनों ही लोकप्रिय सितारे हैं, लेकिन उनकी अभिनय क्षमता बेहद कमजोर है और डॉबन्स को एक बार 4.2 तक गिर गया। नेटिजन्स मजाक में कह रहे थे, ये तो बकवास खाने के लिए पैसे खर्च करने जैसा है। लेकिन मिनाली राव को ये सब नहीं पता था। वह निखिल अरोड़ा की बाहों में झुक गई, उसकी आंखें उत्सुकता और उत्साह से चमक रही थीं। मुख्य अभिनेता को आते देख उसने निखिल अरोड़ा का हाथ हिलाया और उत्साह से बोली, वाह, मुख्य अभिनेता आ गया, कितना सुंदर है। उसने आगे कहा, लेकिन लगता है वह अभी भी अपने भाई से थोड़ा बुरा है। निखिल अरोड़ा के मन में थोड़ी सी निराशा हुई। हंसो, अभी हंसो, वरना बाद में रोगे। 10 मिनट बाद मिनाली राव की आंखें आशा भरी आंखों से बदल गईं, मेट्रो में अपने फ़ोन को देखते हुए एक बूढ़े आदमी की तरह। क्या डबिंग आर्टिस्ट को काम पर रखना महंगा पड़ता है? पुरुष अभिनेताओं को अपनी मूल आवाज़ का इस्तेमाल क्यों करना पड़ता है? मैं ऐसे कानों की तलाश में हूं जिन्होंने संवाद न सुने हों। नहीं, हीरोइन पहले से ही काफ़ी प्यारी और मासूम लग रही है। बिना किसी एक्टिंग के भी वो नेचुरल लग रही है। उसे एक्टिंग की क्या ज़रूरत है? मुझे एक बेवकूफ़ देखना है, बेवकूफ़ नहीं। बचाओ। और ये कहानी, भाड़ में जाओ। एक पल बाद मिनाली राव ने अचानक प्रतिक्रिया दी और निखिल अरोड़ा का हाथ हिलाकर समझाया, भाई मेरी बात सुनो। जिसने सिर्फ गंदी भाषा का इस्तेमाल किया और जिसमें कोई शिष्टाचार नहीं था, वो मैं नहीं थी। क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगे जब मैं कहूं कि मेरे बगल में एक और औरत बैठी थी? निखिल अरोड़ा ने हाथ बढ़ाया, पॉपकॉर्न की बाल्टी से मुट्ठी भर पॉपकॉर्न निकाले और मिनाली राव के मुंह में ठूंस दिए। बस फिल्म पर ध्यान दो। मिनाली राव, मेरे भाई ने मुझे अपने हाथों से पॉपकॉर्न खिलाया। मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता है। अध्याय 16 नील तारा की फिल्मों का खुलासा। थोड़ी देर बाद निखिल अरोड़ा को लगा कि उसकी बाहें भारी होती जा रही हैं। नीचे देखते हुए उसने पाया कि मिनाली राव का छोटा सा सिर, जो उसके कंधे पर टिका था, अनजाने में उसकी छाती पर आ गया था और उसका कोमल चेहरा उसकी बाहों में दब गया था। उसे पता ही नहीं चला कि वह कब सो गई। निखिल अरोड़ा मुस्कुराए। ये घटिया फिल्म वाकई बहुत घटिया थी। डिंग, कुल देखने का समय 30 मिनट हो गया। नील तारा मूवीज कलेक्शन अनलॉक हो गया। निखिल अरोड़ा को अब हैरानी नहीं हुई जब उन्होंने सिस्टम की अचानक घंटी सुनी। नील तारा म्यूजिक पहले से ही इतना शानदार है, मुझे आश्चर्य है कि क्या इसका फिल्म और टेलीविज़न व्यवसाय भी उतने ही आश्चर्यों से भरा होगा। मुझे नहीं पता कि मैंने अपने मोबाइल फ़ोन के डेस्कटॉप पर नील तारा फिल्म एंड टेलीविज़न कलेक्शन नाम का एक ऐप कब डाउनलोड कर लिया। पिछली बार के अनुभव के साथ निखिल अरोड़ा ने एक नज़र डालने के लिए क्लिक किया, लेकिन किसी भी वीडियो पर बेतरतीब ढंग से क्लिक करने की हिम्मत नहीं हुई। इसके बजाय मैंने सिस्टम से पूछा, क्या ये पहले जैसा ही है कि मुझे केवल एक फिल्म देखने की अनुमति है? सिस्टम, निखिल अरोड़ा हैरान थे। क्या इस बार भी सिस्टम ने ऐसा ही व्यवहार किया? सिस्टम सप्लीमेंट एक भी नहीं है। निखिल अरोड़ा, भाड़ में जाओ। निखिल अरोड़ा ने कई बार क्लिक करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वही डायलॉग बॉक्स खुल गया। आपके पास अभी अनुमति नहीं है। बस मुझे अनुमति कैसे प्राप्त करें ये बताइए। अगर होस्ट किसी फिल्म और टेलीविज़न कंपनी का मालिक है तो वह देखने की अनुमतियां सक्षम कर सकता है। पिछले जन्म में निखिल अरोड़ा के लिए ये स्थिति आसान रही होगी। शुरुआती पूंजी जमा हो जाने के बाद आप कोई भी व्यवसाय, कंपनी की बात तो दूर, यहां तक कि पशुओं का व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन उनके पिछले जन्म में भी दौलत 3 सालों में थोड़ा थोड़ा करके जमा की गई थी। पैसा हवा से नहीं आता, यह अचानक कैसे आ सकता है? तभी त्रिवेणी चैट पर एक मैसेज आया।
कॉन्टैक्ट का नाम देखकर निखिल अरोड़ा के होंठ सिकुड़ गए। पैसे भेजने वाली यहाँ है। निखिल अरोड़ा को मैसेज भेजने वाली साक्षी अरोड़ा थीं। निखिल अरोड़ा की 3 बड़ी बहनें हैं। सबसे बड़ी बहन साक्षी अरोड़ा, दूसरी बहन नंदिता अरोड़ा और तीसरी बहन प्रेरणा अरोड़ा। परिवार में इतने सारे बच्चे होने का कारण यह नहीं है कि अरोड़ा परिवार एक बेटा चाहता है, बल्कि इसलिए कि निखिल अरोड़ा के पिता निखिल अरोड़ा की मां को देखते ही खुद पर काबू नहीं रख पाते थे। कभी कभी वे सुरक्षा के सभी उपाय नहीं करते थे और कामुक हो जाते थे, और फिर एक के बाद एक दुर्घटनाएं होती रहती थीं। साक्षी अरोड़ा, मैंने सुना है कि आपने टॉप 10 कैंपस सिंगर्स प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन किया है। साक्षी अरोड़ा, आप जो भी इनाम चाहें मैं आपके लिए खरीद दूंगी। एक मीडिया और फिल्म एवं टेलीविजन प्रोडक्शन एंटरटेनमेंट कंपनी के लिए न्यूनतम पंजीकृत पूंजी 30 लाख युआन है। इसके अलावा कंपनी स्थापित होने के बाद विभिन्न श्रम और उपकरणों की लागत, साथ ही फिल्मों और टीवी धारावाहिकों के फिल्मांकन के लिए लोकेशन शुल्क, पोशाक शुल्क, प्रॉप्स शुल्क, अभिनेता शुल्क आदि। भूल जाए, निखिल अरोड़ा सीधे पैसे मांगने की स्थिति में नहीं है। निखिल अरोड़ा ने जवाब दिया, बहन कृपया मेरे लिए एक एंटरटेनमेंट कंपनी खरीद दीजिए। 3, 2, 1। निखिल अरोड़ा मन ही मन गिनती कर रहा था और जैसे ही 3 सेकंड पूरे हुए साक्षी अरोड़ा का फोन आ गया। निखिल अरोड़ा तैयार थे और उन्होंने फोन आने के 0.1 सेकंड के अंदर ही फोन काट दिया। मैंने साक्षी अरोड़ा को जवाब में एक संदेश भेजा, बहन मैं आपको बाद में फ़ोन करूंगी, अभी समय ठीक नहीं है। साक्षी अरोड़ा, ठीक है। साक्षी अरोड़ा, 10 मिनट में मेरी मीटिंग है, 5 मिनट बाद कॉल करना। साक्षी अरोड़ा से बात करने के बाद निखिल अरोड़ा ने चैट हिस्ट्री खोली और कुछ देर तक उसे देखा। वह और साक्षी अरोड़ा बहुत कम बात करते थे और वह कुछ ही क्लिक में 1 साल की चैट हिस्ट्री देख चुका था। असल में साक्षी अरोड़ा ही बात कर रही थी। वह कभी कभी जवाब देता, लेकिन ज़्यादातर वह सिर्फ मैसेज पढ़ता और जवाब नहीं देता। जब मौसम ठंडा होता तो साक्षी अरोड़ा उसे ज़्यादा कपड़े पहनने की याद दिलाती और हर कुछ हफ्तों में उससे पूछती कि क्या उसके पास पर्याप्त पैसे हैं और क्या उसे पॉकेट मनी चाहिए। निखिल अरोड़ा आमतौर पर लुकिंग शुएहुआ को सारे पैसे देने के बाद साक्षी अरोड़ा को एक मैसेज भेजता है। बिना कुछ कहे वह बस रकम बता देता और साक्षी अरोड़ा के पैसे ट्रांसफ़र करने का इंतज़ार करता। निखिल अरोड़ा ने अपना फ़ोन रख दिया और खुद को थप्पड़ मारने से खुद को रोक नहीं पाया। मैं तो बिल्कुल इंसान नहीं हूँ। इंसान क्या नहीं है। निखिल अरोड़ा के शरीर के हिलने से मिनाली राव की नींद खुल गई और उसने स्तब्ध होकर अपनी आंखें खोलीं। किसी के अभी अभी जागने की आवाज़ चिपचिपी और धीमी थी और निखिल अरोड़ा एक पल के लिए विचलित हो गए। मिनाली राव एक बिल्ली की तरह निखिल अरोड़ा को बिना किसी बचाव के अपनी कोमलता दिखा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें निखिल अरोड़ा पर पूरा भरोसा था। निखिल अरोड़ा ने पहले कभी ऐसी स्थिति महसूस नहीं की थी, लेकिन यह एहसास लत लगाने वाला होता है। जैसे ही निखिल अरोड़ा ने लत शब्द के बारे में सोचा, उनके दिमाग में तुरंत एक अलार्म बज उठा। चेतावनी, चेतावनी, आगे एक संदिग्ध लव ब्रेन वायरस है। सभी सैनिकों, मेरे आदेश का पालन करो और जल्दी से वायरस को खत्म करो। निखिल अरोड़ा ने अपने दूसरे हाथ से मिनाली राव को ऊपर धकेला। मैंने कहा था न, तुम बहुत बेवकूफ़ हो। तुम सूअर की तरह सोती हो और बहुत ज़ोर ज़ोर से खर्राटे लेती हो। तुमने मेरा हाथ तब तक दबाया जब तक वह सुन्न नहीं हो गया और तुम उठने को तैयार नहीं हो। मिनाली राव की पुतलियां धीरे धीरे चौड़ी होने लगीं, मानो उन्होंने कुछ बहुत ही चौंकाने वाला सुना हो। तुमने कहा था न कि मैं खर्राटे लेती हूँ। निखिल अरोड़ा ने सिर हिलाया। और तुम अब भी कहती हो कि मैं भारी हूँ। निखिल अरोड़ा सिर हिलाता रहा। उसने पहले ही इतनी तीखी बातें कह दी थीं कि अगर मिनाली राव में ज़रा भी गुस्सैल स्वभाव होता तो वह भड़क उठती। अगर वह इशिका कपूर होती तो उसे आखिरी कुछ वाक्य पूरे करने का भी मौका नहीं मिलता। उसे शायद भागना पड़ता और जाते जाते बैग उसके सिर पर फेंक दिया जाता। भैया, क्या तुम मुझे नापसंद करते हो? मिनाली राव ने हिचकिचाते हुए पूछा। निखिल अरोड़ा एक पल के लिए झिझके, लेकिन आखिरकार सिर हिला दिया। जैसी कि उम्मीद थी, मिनाली राव के हाव भाव फिर बदल गए। आखिर में निखिल अरोड़ा अपनी आवाज़ बदलने का साहस नहीं जुटा पाए। दरअसल मुझे ये कोई खास नापसंद नहीं है। कुछ पल के लिए माहौल शांत हो गया। मिनाली राव कई बार कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन फिर उन्होंने अपनी बात दबा ली। उन्होंने फुसफुसाकर निखिल अरोड़ा से कहा, ये फिल्म भी अच्छी नहीं है, चलो चलें। फिल्म अभी आधी भी नहीं हुई थी और कलाकारों के अच्छे चयन की वजह से शो शुरू में लगभग पूरा भर गया था, लेकिन अब कई सीटें खाली हैं। निखिल अरोड़ा खड़े हो गए। चलो चलें। सिनेमाघर से निकलकर मिनाली राव ने चारों ओर देखा कि कोई आसपास तो नहीं है। वह खुशी से चिल्लाए और लगभग उछल पड़े। निखिल अरोड़ा वहीं सहम गए। उफ, ये वायरस सामान्य तरीके से नहीं चलता। निखिल अरोड़ा को बहुत शक था कि अगर वह लुमियानी का अजीब सा छोटा सा सिर खोलेंगे तो उन्हें अंदर उनके बच्चे का नाम मिल जाएगा। बाद में कुछ और है क्या? निखिल अरोड़ा ने पूछा। अभी नहीं। क्या हुआ? तो फिर मेरे साथ कुछ खरीदने चलो। मिनाली राव के चेहरे पर शक का भाव था। किसके लिए खरीद रहे हो?
किसी पुरुष के लिए या किसी महिला के लिए? निखिल अरोड़ा, महिला के लिए। मृणाली राव ने गुस्से से कमर पर हाथ रख कर कहा, तो मैं तुम्हें सबसे बदसूरत वाले चुनने में मदद करूंगी ताकि तुम उन्हें किसी को न दे सको। निखिल अरोड़ा अवाक रह गए। मेरी बहन। मृणाली राव का रवैया तुरंत बदल गया। बहन, तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था। चलो चलो, मेरी नज़र अच्छी है। निखिल अरोड़ा मृणाली राव को मॉल ले गए और एक ज्वेलरी स्टोर में ले गए। निखिल अरोड़ा ने चुपके से मृणाली राव की प्रतिक्रिया देखी और हमेशा की तरह उनके पीछे दुकान में चला गया। तुम्हें पता होना चाहिए कि इस दुकान में सबसे सस्ती चीज़ें 4 से शुरू होती हैं, जो लगभग एक औसत कॉलेज छात्र के वार्षिक जीवन यापन के खर्च के बराबर है। मृणाली राव की पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी होनी चाहिए। ये निखिल अरोड़ा के अवचेतन मन में विचार था। बहन, तुम्हें आमतौर पर किस तरह के कपड़े पसंद हैं? मृणाली राव ने एक हार उठाते हुए पूछा। निखिल अरोड़ा ने सोचने की बहुत कोशिश की कि साक्षी अरोड़ा को आमतौर पर किस तरह के कपड़े पसंद हैं, लेकिन उसकी याददाश्त बहुत धुंधली थी। कॉलेज में विषय चुनने को लेकर उसका अपने परिवार से झगड़ा हो गया था और कॉलेज जाने के बाद उसने अपने परिवार को फिर कभी नहीं देखा। तुम्हें अपनी बड़ी बहन को देखे हुए कितना समय हो गया है? पूरे 7 साल। मुझे बस थोड़ा सा याद है कि मेरी सबसे बड़ी बहन ग्रेजुएशन के बाद पारिवारिक कंपनी में शामिल हो गई थी। उसके बाद से मैंने उसे कभी स्कर्ट पहने नहीं देखा। दिन भर उसका चेहरा सख्त रहता था और वह हमेशा एक स्मार्ट सूट पहनती थी। मजबूत औरत का स्टाइल, निखिल अरोड़ा ने अनिश्चितता से कहा। मृणाली राव ने फिर पूछा, क्या कोई तस्वीरें हैं? निखिल अरोड़ा ने अजीब तरह से सिर हिलाया। नहीं। मृणाली राव ने निखिल अरोड़ा की दुविधा समझ ली और कोई और सवाल नहीं पूछा। उसने डिस्प्ले कैबिनेट्स पर नज़र डाली और आखिरकार एक ऐसा स्टाइल चुना जो सिंपल तो था लेकिन डिज़ाइन में कोई कमी नहीं थी। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा स्टाइल चुने तो ये सबसे अच्छा है। ये सूट या साधारण आउटफिट के साथ एकदम सही है। काउंटर पर बैठी महिला ने आकर तारीफ की। मिस, आपकी नज़र बहुत अच्छी है। ये हमारे पास एक नया लिमिटेड एडिशन मॉडल है। इसके सिर्फ 3 मॉडल हैं। यह आज सुबह ही आया है और अब सिर्फ एक ही बचा है। क्या मैं इसे निकाल कर देख सकती हूँ? सेल्स गर्ल ने हिचकिचाते हुए पूछा। सर, क्या ये कीमत आपको मंजूर है? निखिल अरोड़ा देखने में किसी छात्र जैसे लगते हैं और उनके सारे कपड़े ब्रांडेड हैं, लेकिन इस हार पर तो लगभग 5 जीरो हैं। कोई बात नहीं, कीमत कोई मुद्दा नहीं है। यानी इस खाने को खरीदने के बाद अगले खाने में सिर्फ अचार ही मिलेगा। सेल्स गर्ल ने हार निकालकर कांच की मेज पर रख दिया। निखिल अरोड़ा ने उसे गौर से देखा और समझ नहीं पाया कि वह क्या है, लेकिन वह वाकई बहुत सुंदर था। प्लीज़ इसे लपेटने में मेरी मदद करो। मृणाली राव की आंखों में आश्चर्य के भाव थे। क्या तुम कुछ और नहीं देखोगी? नहीं, मुझे तुम्हारे फैसले पर भरोसा है। क्या तुम्हें कुछ पसंद है? एक चुन लो। मैं इसे उपहार चुनने में मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया समझूंगी। मृणाली राव की आंखों में आश्चर्य के भाव थे। सच में? निखिल अरोड़ा ने कहा, लेकिन 100 युआन से ज्यादा की तो बात ही छोड़ दो, भाई साहब तो इसे खरीद ही नहीं सकते। मृणाली राव, यहाँ $100 में एक चेन भी नहीं मिलती। अध्याय 17। मुझे दान में कोई दिलचस्पी नहीं है। मृणाली राव से कुछ कहने के बाद निखिल अरोड़ा ने साक्षी अरोड़ा की कंपनी के लिए टैक्सी ली। जब मैं कंपनी के नीचे पहुंचा तो ठीक 5 बज रहे थे। निखिल अरोड़ा को लिफ्ट के प्रवेश द्वार पर रिसेप्शनिस्ट ने रोका। सर, ये सीईओ की विशेष लिफ्ट है। कंपनी की सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है और केवल एक समर्पित लिफ्ट ही 9वीं मंजिल पर स्थित अध्यक्ष कार्यालय तक सीधे पहुंच सकती है। अगर अन्य लोग 9वीं मंजिल पर जाना चाहते हैं तो उन्हें पहले 8वीं मंजिल पर जाने वाली लिफ्ट लेनी होगी। पंजीकरण और अनुमति के बाद सुरक्षा मार्ग में प्रवेश करना होगा और फिर एक अलग सीढ़ी से 9वीं मंजिल पर पहुंचें। निखिल अरोड़ा ने उदासीनता से कहा, मुझे पता है, मैं बस आपके राष्ट्रपति को ढूंढने जाना चाहता हूं। निखिल अरोड़ा की उदासीनता इस बात से उपजी है कि इस विशेष लिफ्ट में फिंगरप्रिंट पहचान जरूरी है। परिवार के साथ रिश्ते बिगड़ने से पहले उन्होंने यहीं अपने फिंगरप्रिंट दर्ज कराए थे। रिसेप्शनिस्ट निखिल अरोड़ा की बातें सुनकर अवाक रह गई, मानो उसने कोई मजाक सुना हो। राष्ट्रपति से मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। अगर आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है तो कृपया चले जाइए। रिसेप्शनिस्ट का निखिल अरोड़ा के प्रति रवैया जाहिर तौर पर ज्यादा तिरस्कारपूर्ण था। उसे लग रहा था कि वह बस कोई अनजान व्यक्ति है जो परेशानी मोल लेना चाहता है। क्या उन्हें सचमुच लगता है कि राष्ट्रपति से कोई भी मिल सकता है? निखिल अरोड़ा ने धैर्यपूर्वक समझाया, मेरा अपॉइंटमेंट है। रिसेप्शनिस्ट ने आंखें घुमाईं। आरक्षण के लिए आपका नाम, संपर्क जानकारी और एक तस्वीर जरूरी है। आप आज की आरक्षण सूची में भी नहीं हैं। अगर आप यहाँ परेशानी खड़ी करते रहे तो मैं सुरक्षाकर्मी को बुलाऊंगी। मैंने देखा कि रिसेप्शनिस्ट ने इंटरकॉम उठाया और किसी को फोन करना चाहती थी। निखिल अरोड़ा ने अपना सिर हिलाया। इस आदमी को दिखावा करने की इजाज़त तो होनी ही चाहिए, है ना? निखिल अरोड़ा ने अपना मोबाइल निकाला, हाल ही में आए कॉल्स में साक्षी अरोड़ा का नंबर क्लिक किया और वापस कॉल किया। बड़ी बहन,
साक्षी अरोड़ा मीटिंग के बाद ऑफिस लौटकर अपनी कुर्सी पर बैठी ही थी कि तभी फोन की घंटी बजी। निखिल अरोड़ा को देखकर उन्होंने सोचा कि निखिल अरोड़ा किसी एंटरटेनमेंट कंपनी को खरीदने के लिए बहुत उत्सुक होंगे, वरना वे उन्हें इतनी जल्दी फ़ोन क्यों नहीं करते। वह निखिल अरोड़ा का बेरुखी भरा अनुरोध सुनने के लिए तैयार थीं, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि फ़ोन उठाते ही निखिल अरोड़ा उन्हें बड़ी बहन कहेंगे। साक्षी अरोड़ा का हाथ कांप उठा और फ़ोन गिरते गिरते बचा। ज़ियाउल लिन, तुमने मुझे क्या कहा? थोड़ी अनजानी लेकिन फिर भी बेहद दोस्ताना आवाज़ सुनकर निखिल अरोड़ा मुस्कुरा दिए। बड़ी बहन, मैं आपको और क्या कह सकता हूँ। निखिल अरोड़ा जानते थे कि वह पहले कितने बदतमीज़ थे। उन्हें लोगों का अभिवादन करना नहीं आता। वह हमेशा उनसे अपने लिए कुछ करने के लिए कहते रहते हैं। जब वह गुस्से में होते हैं तो लोगों को उनके नाम से पुकारते हैं। अपने परिवार के प्रति उनका रवैया हमेशा बहुत बुरा रहता है। आज भी यह एक साधारण सा शीर्षक है जो लोगों को खुश कर देता है। दूसरी तरफ साक्षी अरोड़ा की आवाज़ वाकई और भी ज़्यादा खुशनुमा थी। ज़ियाउल लिन, तुम कहो। बड़ी बहन सुन रही हैं। मैंने एक एंटरटेनमेंट कंपनी खरीदने की बात कही थी। साक्षी अरोड़ा, बड़ी बहन, शब्द सुनते ही अभिभूत हो गईं। खरीदो। मैं अभी खरीद लूँगी। क्या एक ही काफ़ी है? निखिल अरोड़ा, बहन, मेरा मतलब है, मैं इस बारे में आमने सामने बात करना चाहता हूँ। साक्षी अरोड़ा, इंटरव्यू? आप जगह तय कर लीजिए, मैं आपको ढूंढने आ जाऊंगी। ज़रूरत नहीं है, मैं नीचे हूँ। मदद करो, मैंने रिसेप्शन पर कहा। उसकी बात पूरी होने से पहले ही साक्षी अरोड़ा ने फ़ोन रख दिया। निखिल अरोड़ा हंस पड़े। उनकी बड़ी बहन अभी भी उतनी ही उतावली थी। जब रिसेप्शनिस्ट ने निखिल अरोड़ा को फ़ोन करते देखा तो उसे ग्लानि होने लगी। क्या इस कम उम्र के लड़के का कोई बैकग्राउंड हो सकता है? हालांकि कुछ फ़ोन कॉल करने के बाद उसने कोई गंभीर बात नहीं कही और ऐसा लगा जैसे फ़ोन आखिरकार रख दिया गया हो। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अभी तो तुम्हारे बाल भी पूरे नहीं बढ़े हैं और तुम कूल बनने की कोशिश कर रहे हो। फिर उसने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया और कहा, तुम कैसे काम करते हो? सबको अंदर आने देते हो? अंदर आओ और उन्हें बाहर निकाल दो। रिसेप्शन स्टाफ का रवैया बहुत बुरा लग रहा था। सिक्योरिटी गार्ड को लगा कि कुछ गंभीर हुआ है और वह अपने औजारों के साथ अंदर भागा। जब मैं दरवाजे से अंदर गया तो मैंने एक युवक को देखा जो साफ सुथरे कपड़े पहने हुए था, लंबा और दुबला पतला था। कहाँ है ये उपद्रवी? रिसेप्शनिस्ट ने इशारा करते हुए कहा, यही है। इसे यहाँ से बाहर निकालो। सुरक्षा गार्ड ने अपने हाथ में रखे उपकरणों पर नजर डाली। रिसेप्शनिस्ट की आवाज़ सुनकर उसे लगा कि कोई बदमाश अंदर घुस आया है, लेकिन वह तो बस एक दुबला पतला बच्चा निकला। चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। निखिल अरोड़ा ने अपनी बात नहीं रखी। अगर मैं कहूं कि अगर तुमने मुझे छुआ तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगे? सुरक्षा गार्ड, क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगे जब मैं तुमसे कहूं कि मेरी सुअरियां पेड़ों पर चढ़ सकती हैं? जल्दी करो और समय बर्बाद करना बंद करो। सुरक्षा गार्ड ने निखिल अरोड़ा के कंधे पकड़े और उसे किसी कैदी की तरह बाहर धकेल दिया। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि राष्ट्रपति की विशेष लिफ्ट किसी समय 9वीं मंजिल पर बदल गई थी और इस समय वह 9वीं मंजिल से पहली मंजिल पर धीरे धीरे उतर रही थी। मुझे आश्चर्य है कि उसे बाहर निकालने की हिम्मत कौन कर सकता है। गुस्से और तीखेपन से भरी एक महिला की आवाज़ अचानक गूंजी। साक्षी अरोड़ा ने एक स्मार्ट सफ़ेद सूट पहना हुआ था। उसके लंबे लहराते बाल कंधों पर लटके हुए थे। उसकी खूबसूरत आंखें गुस्से से भरी हुई थीं और उसकी ऊंची एड़ियों से ज़मीन पर ताल ताल की आवाज़ आ रही थी। हर कदम मानो नर्क की खाई की उल्टी गिनती शुरू कर रहा हो। साक्षी अरोड़ा अब बहुत गुस्से में है। आमतौर पर जब उसके परिवार वाले निखिल अरोड़ा से कंपनी आने की मिन्नतें करते थे तो निखिल अरोड़ा उन्हें अनसुना कर देता था। इतने लंबे समय तक उसके भाई के अच्छे मूड का इंतजार करने के बाद वह उसे ढूंढने कंपनी आ ही गया। लेकिन उसके ये निकम्मे माथा असल में उसके भाई को भगा देना चाहते थे। अगर निखिल अरोड़ा आज सचमुच चला जाए, आज यहाँ उपस्थित सभी लोगों को त्रिवेणी प्रदेश में नौकरी पाने का कोई मौका नहीं मिलेगा जब तक वह वहाँ रहेगी। चुप रहो। साक्षी अरोड़ा के प्रकट होते ही पूरा हॉल खामोश हो गया। बस एक महिला की आवाज़ गूंज रही थी जो अपने आप में श्रेष्ठता और निर्विवादता का भाव लिए हुए थी। एचआर को सूचित करें कि पहली मंजिल पर सभी को उनका वेतन दे दिया जाए। उन्हें कल आने की ज़रूरत नहीं है। इस समय पहली मंजिल की लॉबी में जो लोग दिखाई दिए उनमें कंपनी का फ्रंट डेस्क, सुरक्षा गार्ड और वहां से गुजरने वाले अन्य लोग शामिल थे। जब शहर के द्वार में आग लगेगी तो तालाब की मछलियां तड़पेंगी। कर्मचारियों में से एक अभी अभी बाहर से लौटा था और उसके चेहरे पर घबराहट के भाव थे। बॉस हान, मैं अभी बाहर से लौटा हूँ। मुझे कुछ नहीं पता। साक्षी अरोड़ा अविचलित थी। अगर किसी को दोष देना है तो अपनी बदकिस्मती को दोष दो। याद रखना, यह मेरा भाई निखिल अरोड़ा है, अरोड़ा ग्रुप का युवा मालिक। जब तक वह चाहे पूरे अरोड़ा ग्रुप में कहीं भी जा सकता है और उसे कोई नहीं रोक सकता। जब रिसेप्शनिस्ट को पता चला कि उसकी नौकरी जाने वाली है तो वह इतनी डर गई कि उसके पैर कमज़ोर पड़ गए।
अरोड़ा परिवार में आने वाले हर व्यक्ति का कुछ न कुछ अनुभव होता है और वह अपने संपर्कों के जरिए अंदर आ पाए। नौकरी से निकाले जाने की बात सुनकर उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने अनिच्छा से कहा, बॉस हान, युवा मालिक ने अपॉइंटमेंट नहीं लिया। मैं युवा मालिक से पहले कभी नहीं मिला। मैं बस अपना काम ठीक से कर रहा हूँ। आप मुझे यूं ही नौकरी से नहीं निकाल सकते। साक्षी अरोड़ा लंबी हैं और ऊंची एड़ी के जूतों में और भी ज्यादा प्रभावशाली लग रही हैं। ऊंची जगह से रिसेप्शन की ओर देख रही हैं। काम के पहले दिन कंपनी ने आपको अरोड़ा परिवार के सभी सदस्यों की तस्वीरें भेजी थीं। क्या आपने उन्हें ध्यान से देखा? रिसेप्शनिस्ट अवाक रह गई और एक शब्द भी नहीं बोल पाए। हाँ, काम के पहले दिन कंपनी ने उसे बताया था कि वह किसे रोक सकती है और किसे नहीं। अरोड़ा परिवार के बाकी सभी सदस्य कुछ हद तक कंपनी में आ चुके हैं। बस सबसे रहस्यमय युवा मालिक निखिल अरोड़ा हैं। कंपनी में कभी नहीं दिखा। कुछ लोग कहते हैं कि उसका व्यक्तित्व विकृत और विद्रोही है और उसने अरोड़ा परिवार से बहुत पहले ही नाता तोड़ लिया है। उस समय उसने जो तस्वीर देखी थी वह निखिल अरोड़ा की थी जब वह हाई स्कूल में था। उसके चेहरे के हाव भाव बच्चों जैसे थे और आंखें भयावह। इसलिए जब उसने निखिल अरोड़ा को देखा तो उसने कभी इस बारे में ऐसा नहीं सोचा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार मैंने किसी गलत इंसान को नाराज कर दिया है। रिसेप्शनिस्ट, जो अभी तक बहुत घमंडी थी, निखिल अरोड़ा की ओर ऐसे लड़खड़ाती हुई आई जैसे वह जीवन रक्षक तिनका ढूंढ रही हो। मास्टर हान, मैं अभी गलत था क्योंकि मैं असली आदमी को पहचान नहीं पाया था। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। निखिल अरोड़ा एक कदम पीछे हटे। उन्होंने अपने हाथ से उन कपड़ों को झाड़ा जिन्हें फ्रंट डेस्क क्लर्क ने छुआ था और गर्मजोशी से मुस्कुराए। मुझे दान पुण्य में कोई दिलचस्पी नहीं है। अध्याय 18। हम अब एक दूसरे से जुड़े नहीं रहे। निखिल अरोड़ा साक्षी अरोड़ा के पीछे पीछे लिफ्ट में 9वीं मंजिल तक गए। इस बार किसी ने उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की। सचिव ने दरवाज़ा खटखटाया और अंदर आकर एक कप चाय डाली और उसे मेज़ पर रख दिया। सचिव के दरवाज़ा बंद करके चले जाने के बाद विशाल कार्यालय फिर से शांत हो गया। साक्षी अरोड़ा बाहरी लोगों के सामने निर्णायक, सक्षम और स्वतंत्र हैं। इसके बजाय निखिल अरोड़ा के सामने वह कुछ हद तक संयमित महसूस कर रहे थे। आखिरकार एक परवाह करने वाली बहन होने के नाते मैं अपने विद्रोही भाई के सामने गलत बात कहने से डरती और चिंतित होती। जियाउल लिन, बहुत समय हो गया। निखिल अरोड़ा ने साक्षी अरोड़ा के चेहरे की ओर देखा जो उनके चेहरे से मिलता जुलता था और उनकी आवाज़ में एक हल्का सा रूखापन था। बहुत समय हो गया, पूरे 7 साल। ये सब एक सपने की तरह बीत गया। फिर वे एक पल के लिए चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। उनके शरीर में एक जैसा खून बह रहा है, लेकिन वे एक दूसरे से इतने अनजान लगते हैं कि उन्हें कुछ भी पता नहीं है। साक्षी अरोड़ा ने मेज से फोल्डरों का एक ढेर निकाला और निखिल अरोड़ा के सामने रख दिया। ये वह डेटा है जो मैंने 3 मनोरंजन कंपनियों के लिए इकट्ठा किया था। गहन विचार विमर्श के बाद ये तीनों अधिग्रहण के लिए सबसे उपयुक्त हैं। वे मध्यम आकार की हैं और हालांकि उनके पास कोई शीर्ष स्तरीय कलाकार नहीं हैं, उनके पास कुछ दूसरे और तीसरे दर्जे के कलाकार ज़रूर हैं। मेरे पास अभी भी कुछ संसाधन हैं। अगर आप उनका इस्तेमाल इशिका कपूर की मदद के लिए करना चाहते हैं तो बस इतना ही काफ़ी है। जब साक्षी अरोड़ा ने इशिका कपूर 3 शब्दों का जिक्र किया तो उसकी आवाज़ में बेबसी का भाव था। उसे इशिका कपूर पसंद नहीं थी। पहली मुलाकात में ही उसे इशिका पसंद नहीं आई थी। लड़की मासूम लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक हिसाब किताब रहता था। निखिल अरोड़ा जैसे भोले भाले लड़के से इस तरह का हिसाब किताब छिपाया जा सकता है? उसके जैसी किसी औरत के सामने जो लंबे समय से समाज में रही हो, सतीपन बिल्कुल भी नहीं छिप सकता। लेकिन उसका इकलौता भाई तो मानो भूत प्रेत से ग्रस्त था और उसे इशिका कपूर के साथ रहना था। प्रांतीय कॉलेज प्रवेश परीक्षा में सर्वोच्च अंक पाकर वह वास्तव में एक कला विद्यालय में गया था। इस वजह से उसका अपने परिवार से भी झगड़ा हो गया था और आवेदन पत्र भरने के बाद वह फिर कभी घर नहीं गया। इशिका कपूर, ये 3 शब्द मानो किसी बारूदी सुरंग की तरह थे। जब भी इनका जिक्र होता है पता नहीं कब फट पड़ जाए। पहले तो साक्षी अरोड़ा समझ नहीं पाई कि निखिल अरोड़ा एक मनोरंजन कंपनी क्यों खरीदना चाहते हैं। सोचने पर एक ही संभावना नजर आए, इसकी वजह इशिका कपूर ही होंगी। खासकर जब निखिल अरोड़ा खुद कंपनी में आए थे तो साक्षी अरोड़ा के अंदाजे की पुष्टि हो गई। सब कुछ इशिका कपूर इन 3 शब्दों से जुड़ा है। ये निखिल अरोड़ा से कुछ भी करवा सकते हैं। निखिल अरोड़ा ने भौहें चढ़ाईं, मैं इशिका कपूर की तारीफ क्यों करूं? साक्षी अरोड़ा की आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। क्या तुमने मनोरंजन कंपनी सिर्फ इशिका कपूर को प्रमोट करने के लिए नहीं खरीदी थी? इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बस अपने हुनर को निखारने के लिए एक कंपनी शुरू करना चाहती हूँ। तो फिर तुम और वो? निखिल अरोड़ा ने उदासीनता से कहा, अब हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। सच में? साक्षी अरोड़ा को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। मुझे समझ आ गया है, हम दोनों एक जैसे नहीं हैं। मैं पहले छोटी और नादान थी और मुझे हमेशा इस बात का बुरा लगता था। माफ़ करना बड़ी बहन।
मैं पहले बहुत जिद्दी थी। साक्षी अरोड़ा खुशी से फूट फूट कर रो पड़ी। कोई बात नहीं जियाउलिन, हम एक परिवार हैं। भले ही हम झगड़ते हों, हमारी जड़ें अभी भी जुड़ी हुई हैं। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि तुम इसे समझ सकती हो। बड़ी बहन, ये तुम्हारे लिए है। निखिल अरोड़ा ने अपनी जेब से साक्षी अरोड़ा के लिए खरीदा हुआ हार निकाला। साक्षी अरोड़ा के हाथ उत्साह से कांप रहे थे। निखिल अरोड़ा ने वाकई उसके लिए एक तोहफा खरीदा था। साक्षी अरोड़ा ने डिब्बा खोला तो उसमें चमचमाते हीरों से जड़ा एक हार निकला। साथ ही उसकी शैली उसके सौंदर्यबोध से बिल्कुल मेल खाती है। जियाउलिन, तुम्हारी नज़र बहुत अच्छी है। मुझे ये हार बहुत पसंद है। निखिल अरोड़ा ने अपनी नाक को छुआ और यह नहीं कहा कि यह हार किसी और ने उसके लिए चुना है। मैंने बस मन ही मन कहा कि अगली बार मैं मिनाली राव को चिकन लेग्स खिलाऊंगी। उपहार देने के बाद बात फिर से व्यापार पर आ गई। बहन, मैंने इन तीनों कंपनियों को देखा है और ये सभी अच्छी हैं। मुझे बस इतनी बड़ी कंपनी नहीं चाहिए। मैं कोई छोटी कंपनी ढूंढ लूंगा। एक व्यवसायी का सिद्धांत कम से कम पैसा खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य पैदा करना होता है। इस सिस्टम के साथ निखिल अरोड़ा के पास संगीत और स्क्रिप्ट के प्रचुर संसाधन हैं और वे एक छोटी कंपनी से भी धन कमा सकते हैं। वह तथाकथित द्वितीय स्तरीय या तृतीय स्तरीय खरीदने के लिए अधिक पैसा खर्च करने में रुचि नहीं रखते हैं। अगर आप एक छोटी कंपनी चाहते हैं तो एक और विकल्प है। हमारे पास पहले से ही एक फिल्म और टेलीविज़न कंपनी है, लेकिन उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं है, इसलिए हम उसे बेचने पर विचार कर रहे हैं। साक्षी अरोड़ा ने पहले तो यह नहीं कहा। एक वजह यह थी कि यह मनोरंजन कंपनी वाकई अच्छी नहीं थी और दूसरी वजह यह थी कि निखिल अरोड़ा के अपने परिवार के साथ रिश्ते बहुत नाजुक थे। लेकिन अब सब ठीक है। इशिका कपूर, जो कि एक उपद्रवी है, के बिना निखिल अरोड़ा का अपने परिवार के साथ सुलह करना बस समय की बात है। क्या मैं कंपनी का प्रोफाइल देख सकती हूँ? साक्षी अरोड़ा ने फ़ोन किया और जल्द ही किसी ने उन्हें कंपनी की जानकारी भेज दी। निखिल अरोड़ा ने देखा तो पाया कि कंपनी के ज़्यादातर कलाकार जा चुके थे, सिर्फ 7 प्रशिक्षु और एक तीसरे दर्जे का गायक बचा था। ये वाकई एक मौत का संघर्ष था। कोई बात नहीं, बस इतना ही। साक्षी अरोड़ा ने हिचकिचाते हुए पूछा, तो मैं पिताजी को बता दूंगी और फिर अगले 2 दिनों में उद्योग एवं वाणिज्य ब्यूरो जाकर बदलाव करवा दूंगी। आखिरकार मनोरंजन कंपनी का मालिक हांशी है, इसलिए अगर प्रबंधन में कोई बदलाव होता है तो साक्षी अरोड़ा और निखिल अरोड़ा के पिता दीपक अरोड़ा को सूचित करना जरूरी है। तो मैं तुम्हें परेशान कर दूंगी बड़ी बहन। जब हमारी बातचीत खत्म हुई तो काम से छुट्टी का समय हो गया था। साक्षी अरोड़ा ने निखिल अरोड़ा से थोड़ी देर इंतजार करने को कहा और शाम को उन्होंने साथ में खाना खाया। साक्षी अरोड़ा ने निखिल अरोड़ा और इशिका कपूर के बीच क्या हुआ इसके बारे में विस्तार से नहीं पूछा। उसे बस इतना जानना था कि इशिका कपूर का नाम, जो अरोड़ा परिवार के लिए कांटे की तरह था, अब पूरी तरह से अतीत की बात हो गया है। रिन, तुम्हारे नए गाने की तैयारी कैसी चल रही है? लड़कों के छात्रावास में रोहिन महाजन रहस्यमय तरीके से निखिल अरोड़ा के बिस्तर के सिरहाने प्रकट हुए। आज तुमने मुझसे ये सवाल तीसरी बार पूछा है। निखिल अरोड़ा थोड़ा असहाय महसूस कर रहे थे। 2 दिनों तक चली शीर्ष 10 कैंपस गायकों की प्रतियोगिता के बाद 200 से 100 तक की प्रतियोगिता समाप्त हो गई है। 2 दिनों के निलंबन के बाद अगले सोमवार को 100 से 50 का नॉकआउट राउंड होगा। इसके बाद अगले बुधवार को 50 से 20 का एलिमिनेशन राउंड होगा। दूसरे शब्दों में, निखिल अरोड़ा के अगले मैच में अभी 5 दिन बाकी हैं। केवल 5 दिन बचे हैं, लिंगे, और तुमने कहा था कि तुम अपने मूल काम के साथ प्रतिस्पर्धा जारी रखोगे। क्या तुम घबरा नहीं सकते, लिंगे? और पिछले 2 दिनों से मैंने तुम्हें या तो मिनाली राव के साथ डेट पर जाते देखा है या फिर डॉम में लेटे हुए। क्या तुमने सचमुच कोई गाना लिखा है? निखिल अरोड़ा असहाय दिखे। उन्हें पहले क्यों नहीं पता था कि रोहिन महाजन इतने बातूनी थे? संजय राठौड़ ने मजाक में कहा, जियाओ काय, क्या तुमने कभी कोई पुरानी कहावत सुनी है? रोहिन महाजन, क्या? संजय राठौड़, तुम उस हिजड़े की तरह हो जो बादशाह के न होने पर बेचैन रहता है। रोहिन महाजन तुरंत भड़क उठे, ठीक है भाई हूँ, तुम मुझे डांट रहे हो। भाईलिन बादशाह हैं और मैं हिजड़ा, है ना? चलो अपनी पैंट उतार कर देखते हैं कि हिजड़ा कौन है। रोहिन महाजन को यकीन नहीं हुआ। बेशक संजय राठौड़ उनसे कोई खास पंगा नहीं ले सकते थे। चिंता मत करो, निखिल अरोड़ा तुमसे कहीं ज्यादा भरोसेमंद हैं। उनका शांत स्वभाव देखकर तुम्हें पता है कि उन्होंने बहुत पहले ही अपना मन बना लिया होगा। रोहिन महाजन ने प्रतिक्रिया दी, मतलब भाईलिन के पास स्टॉक है। संजय राठौड़ हंसे, तुम्हें इस बारे में निखिल अरोड़ा से पूछना होगा। निखिल अरोड़ा ने सोचा था कि संजय राठौड़ के ऐसा कहने के बाद रोहिन महाजन उन्हें जरूर जाने देंगे। अप्रत्याशित रूप से रोहिन महाजन और भी ज्यादा उत्साहित हो गए। वह बिस्तर पर झपटा और निखिल अरोड़ा को उस पर दबा दिया। भाईलिन, नया गाना कैसा है? मेरे लिए कुछ पंक्तियां गाओ। अगर तुम मेरे लिए नहीं गाओगे तो मैं नहीं उठूंगा। निखिल अरोड़ा उसे मना नहीं पाए, खासकर इसलिए क्योंकि वह रोहिन महाजन की बकबक से वाकई तंग आ चुके थे।
पहले उठो, फिर मैं तुम्हारे लिए गाऊंगा। निखिल अरोड़ा ने शेल्फ से गिटार उठाया और धीरे से कुछ पंक्तियां गाईं। जितना चाहो ले लो, यादों को शून्य में बदलना, भावनाओं की परवाह मत करो, शर्तों के साथ सभ्य, जो मैंने कहा वो मैं तुम्हें उपहार में दूंगा। मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मुझे ब्रेकअप का कोई बहाना दो। छात्रावास में संजय राठौड़ और रोहिन महाजन दोनों ने जो सुना उससे मंत्रमुग्ध हो गए। मैं खुद को आह भरने से नहीं रोक पाया। हम सब सहपाठी हैं, लोगों के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है? निखिल अरोड़ा जैसा गाना हमेशा गाते हैं, वैसा गाना लिखने में उन्हें शायद 10 साल और लग जाएं। रोहिन महाजन ने ताली बजाई और तारीफ की। वाह, क्या ही बढ़िया वाक्य है। अब मुझे तुम्हारे लिए कोई समझौता नहीं करना पड़ेगा। हम समझौता क्यों करें? संजय राठौड़ ने कहा, मुझे लगता है कि इस गाने में भावनाएं आगे चलकर और भी गहरी होंगी, है ना निखिल अरोड़ा? निखिल अरोड़ा ने सिर हिलाया। इस कविता का अंतिम रूप तो अभी बाकी है। संजय राठौड़ ने कुछ अफसोस के साथ कहा, लगता है इस गाने का पूरा वर्जन हम सिर्फ प्रतियोगिता के दौरान ही सुन पाएंगे। रोहिन महाजन को ऐसा लगा जैसे कोई बिल्ली उन्हें गुदगुदी कर रही हो। अगला बुधवार अभी तक क्यों नहीं आया? अध्याय 19। अरोड़ा परिवार शनिवार को एकत्रित हुआ। अरोड़ा परिवार में इस समय माहौल अभूतपूर्व रूप से तनावपूर्ण था। अरोड़ा परिवार 4 बच्चे हैं। हालांकि तीनों बेटियों की अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन उन सभी का अपना अपना करियर है, इसलिए वे घर पर ज्यादा समय साथ नहीं बिता पाती। लेकिन अब निखिल अरोड़ा को छोड़कर अरोड़ा परिवार के सभी सदस्य एक ही समय पर घर पर इकट्ठा हुए, सिर्फ साक्षी अरोड़ा द्वारा परिवार समूह में भेजे गए 2 वाक्यों की वजह से। निखिल अरोड़ा आज मुझसे मिलने कंपनी आए थे। निखिल अरोड़ा ने कहा कि वह अपने परिवार की मनोरंजन कंपनी को संभालना चाहते हैं। नेवी ब्लू टैंक सूट पहने दीपक अरोड़ा ने एक पल सोचा, फिर अपने हाथ में चाय का कप नीचे रख दिया। उन्होंने भौहें सिकोड़ी, दाढ़ी फुलाए और कहा, नहीं, मैं सहमत नहीं हूं। अरोड़ा परिवार की दूसरी बेटी नंदिता अरोड़ा और तीसरी बेटी प्रेरणा अरोड़ा ने अभी तक अपनी राय व्यक्त नहीं की है, क्योंकि उन्हें मामले की पूरी जानकारी नहीं है। हालांकि सुमन अरोड़ा, जो 30 से ज्यादा सालों से दीपक अरोड़ा के साथ थी और दीपक अरोड़ा के गुस्से को अच्छी तरह जानती थी, ने दीपक अरोड़ा का हाथ जोर से मरोड़ दिया। तुम तो बूढ़े हो ही गए हो, फिर भी दिखावा करना पसंद करते हो, है ना? दीपक अरोड़ा का गंभीर भाव एक पल में टूट गया और उनका डरपोक पति वाला स्वभाव तुरंत सामने आ गया। सुमन अरोड़ा को समझाते हुए उनके पहले वाले गंभीर भाव में अब उदारता का भाव आ गया। पत्नी, ऐसा नहीं है कि मैं कंजूस हूं और अपने बेटे को साथ देने से कतराता हूं। हालांकि यह बेऔलाद बेटा थोड़ा परेशान करने वाला है, पर आखिर तुम्हारे पेट से ही तो पैदा हुआ है। मैं क्या कर सकता हूं? मुझे तो बस सहना ही होगा। लेकिन तुम तो ये भी जानती हो कि वह एक राक्षस की तरह है, इशिका कपूर के पीछे पागल। अगर इशिका कपूर आज हमारे बेटे को अपने लिए एक मनोरंजन कंपनी खरीदने के लिए बहका सकती है, तो कल वह हमारे बेटे को और भी ज्यादा घिनौना काम करने के लिए बहका सकती है। इंसान का दिल लालच का अथाह गड्ढा होता है और उस लड़की के इरादे बुरे हैं। मैं उसे हमारे बेटे और हमारे परिवार को यूं ही नुकसान पहुंचाने नहीं दे सकता। सुमन अरोड़ा ने भी थोड़ा सा मुंह बनाया। उसके चेहरे पर अधेड़ उम्र के ज्यादा निशान नहीं थे, जो समय की देन था। वह लगभग 30 साल की लग रही थी। बस उसकी कोमल आंखें समय के साथ और भी पारदर्शी और शांत हो गई थीं। कई लोग सुमन अरोड़ा के बारे में बात करते समय उन्हें कोमल, दयालु आदि शब्दों से संबोधित करते थे। वह शायद ही कभी किसी से नफरत करती हो, लेकिन उन्हें इशिका कपूर बिल्कुल पसंद नहीं है। सुमन अरोड़ा उन्हें ये सोचकर बहुत दुख और व्यथा हुई कि उनके बेटे, जो अपने परिवार से इतना नाराज था, ने इशिका कपूर की खातिर अपने परिवार के प्रति इतना नर्म रुख अपना लिया है। क्या कोई और रास्ता नहीं है? मुझे डर है कि अगर मैंने इस बार अपने बेटे को मना कर दिया, तो वह हमारे परिवार से और भी ज्यादा नाराज हो जाएगा। इस परिवार में सभी को उम्मीद है कि निखिल अरोड़ा घर लौट सके। जब निखिल अरोड़ा बहुत छोटे थे, तब अरोड़ा परिवार इतना बड़ा नहीं हुआ था। दीपक अरोड़ा और सुमन अरोड़ा अपने करियर में व्यस्त थे और किसी तरह बाहर नहीं निकल पा रहे थे। निखिल अरोड़ा का पालन पोषण लगभग घर पर ही नानी और 3 बहनों ने किया था। असल जिंदगी के घर घर के खेल में पला बड़ा ये छोटा भाई अपनी तीनों बहनों की आंखों का तारा है। हालांकि दीपक अरोड़ा अक्सर कहते थे कि वह निखिल अरोड़ा से नाता तोड़ना चाहते हैं और अरोड़ा परिवार में निखिल अरोड़ा जैसा बेटा नहीं है। सुमन अरोड़ा जानती थी कि दीपक अरोड़ा बस जिद्दी हो रहे हैं और वह अपने बेटे की उतनी ही परवाह करते हैं जितनी कोई और करता है। सुमन अरोड़ा जानती थी कि इस परिवार में निखिल अरोड़ा का साक्षी अरोड़ा से बहुत कम संपर्क था और वह अक्सर साक्षी अरोड़ा को पैसे ट्रांसफर करता था। इसलिए उन्होंने निखिल अरोड़ा को ज्यादा पॉकेट मनी देने के तरीके खोजने को कहा, जब उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता। ये सारे ट्रांसफर दीपक अरोड़ा के कार्ड से होते थे। दीपक अरोड़ा शायद जानते थे कि पैसे का इस्तेमाल किस लिए होता है और जब भी उन्हें समय मिलता वे कार्ड में और पैसे डाल देते। इस परिवार में सभी को पूरी उम्मीद है कि निखिल अरोड़ा बेहतर जिंदगी जी सकें। चाहे वह कोई भी फैसला लें, वे उन्हें कोई तकलीफ नहीं होने देना चाहते।
साक्षी अरोड़ा ने इस दौरान कहा, जब मेरा भाई पिछले दिनों मुझसे मिलने आया था तो उसने कहा था कि उसने इशिका कपूर के लिए एंटरटेनमेंट कंपनी नहीं खरीदी है। क्या? सभी एक साथ हैरान हो गए। दीपक अरोड़ा ने एक पल सोचा और कहा, वह इशिका कपूर के लिए कुछ भी कर सकता है, तुमसे झूठ बोलने की तो बात ही छोड़ो। साक्षी अरोड़ा, उसने ये भी कहा कि अब उसका और इशिका कपूर का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। इस बार सभी के चेहरों पर और भी ज्यादा हैरानी के भाव थे। निखिल अरोड़ा का व्यक्तित्व ऐसा है कि इशिका कपूर से एक भी बुरा शब्द सुनना उन्हें बर्दाश्त नहीं होता, फिर वे ऐसे शब्द कैसे कह सकते हैं। नंदिता अरोड़ा ने अविश्वास से कहा, भाई आखिरकार जाग गया। प्रेरणा अरोड़ा ने भी कहा, मुझे अभी भी थोड़ा अवास्तविक क्यों लग रहा है। दीपक अरोड़ा, एक व्यवसायी जो स्वाभाविक रूप से हर चीज पर शक करता था, बोला, मुझे भी लगता है कि कुछ गड़बड़ है। साक्षी अरोड़ा ने घर पर टीवी चालू किया, फोन को प्रोजेक्टर से जोड़ा और कहा, चलो मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाती हूँ। जब मैंने वीडियो पर क्लिक किया तो वह टॉप 10 कैंपस सिंगर्स प्रतियोगिता से बाहर आने के बाद निखिल अरोड़ा द्वारा इशिका कपूर के साथ किए गए प्रेम प्रसंग का वीडियो निकला। तूफान के समय ये दृश्य बहुत सनसनीखेज था, इसलिए एक जिज्ञासु व्यक्ति ने इसे पूरा रिकॉर्ड कर लिया और साक्षी अरोड़ा को कैंपस फोरम पर खोज करने के तुरंत बाद यह मिल गया। वीडियो की शुरुआत इशिका कपूर के ऑडिटोरियम से बाहर आने से होती है। उसके चेहरे पर हल्का सा मेकअप है और उसने सेक्सी कपड़े पहने हैं। उसने एक लाल रंग की लंबी ड्रेस पहनी हुई है जो भड़कीली और आकर्षक है, जिसमें उसकी नेकलाइन का आकर्षण हल्का सा दिखाई दे रहा है। जैसे ही वह सामने आया, दीपक अरोड़ा के चेहरे पर तनाव आ गया। यह अनैतिक है, आप इसे हमें क्यों दिखा रहे हैं? साक्षी अरोड़ा ने कहा, पापा जरा धैर्य से देखिए, आपको एक पल में पता चल जाएगा। जब उसने पहली बार ये देखा तो उसके चेहरे पर भी ऐसा भाव था मानो उसे कोई जवाब दिया जा रहा हो। इशिका कपूर जानती थी कि निखिल अरोड़ा उसे पसंद करते हैं, इसलिए उसने निखिल अरोड़ा की कोमलता का निश्चिंत होकर आनंद लिया, लेकिन साथ ही उसने अपनी खूबियों का इस्तेमाल दूसरों को लुभाने के लिए भी किया, मानो सभी पुरुष उसके गुलाम और औजार हों। वह अपने भाई के बारे में क्या सोचता है? लेकिन सौभाग्य से बाद में मामला पलट गया। साक्षी अरोड़ा ने सच छुपाया और किसी को नहीं बताया। देखो, बाद में एक सरप्राइज मिलेगा। तभी निखिल अरोड़ा प्रकट हुए। निखिल अरोड़ा ने सफ़ेद कैजुअल शर्ट पहनी हुई थी। सफ़ेद रंग उनके खूबसूरत चेहरे को और भी ताज़ा और नेक बना रहा था। वह हाथ में 19 गुलाब लिए धीरे धीरे चल रहे थे, बिल्कुल किसी उपन्यास के अमीर युवक की तरह। हालांकि कम ही लोग जानते हैं कि निखिल अरोड़ा असल जिंदगी में एक अमीर युवक हैं। नंदिता अरोड़ा ने खरबूजे के बीज तोड़ते हुए कहा, भाई क्या तुम अपनी भावनाओं का इजहार करोगे? दीपक अरोड़ा की भौहें इतनी ऊपर उठी हुई थीं कि वे किसी मक्खी को भी चुटकी में मार सकती थीं। ये बदमाश बिल्कुल मेरे जैसा नहीं है। इसकी पसंद मेरे जैसी नहीं है। अगर इसे ऐसा कोई मिल जाए तो मैं अपना सब कुछ बेच दूंगी, यहाँ तक कि कंपनी भी इसके लिए। नंदिता अरोड़ा ने उनके कंधे हिलाए और कहा, बस पापा, हमारे सामने अपनी ममता का दिखावा बंद करो। दीपक अरोड़ा ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और खींचकर कहा, मेरी पत्नी सबसे अच्छी है। सुमन अरोड़ा ने मेज से एक आड़ू उठाया और दीपक अरोड़ा के मुंह में ठूंस दिया, तुम ही हो जो बहुत ज्यादा बोलते हो। दीपक अरोड़ा नंदिता अरोड़ा की तरफ भौहें चढ़ाते हुए बोला, देखो मेरी पत्नी मुझसे इतना प्यार करती है कि मुझे प्यासा जानते हुए भी मुझे आड़ू खिलाती है। नंदिता अरोड़ा को गहराई से लगा कि उसका छोटा भाई बिल्कुल अपने पिता जैसा है। एक बार जब आप किसी को सच्चा प्यार कर लेते हैं तो आपका कुत्ते जैसा चाटने का स्वभाव उत्तेजित हो ही जाता है। लेकिन उसने ऐसा कहने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उसे डर था कि दीपक अरोड़ा उसका पीछा करेगा और उसे पंख झाड़न से पीटेगा। वीडियो में निखिल अरोड़ा अपनी बाहों में एक गुलाब लिए इशिका कपूर के पास गया और इशिका कपूर की आंखों में गर्व की झलक दिखाई दी। देखो, यही उसका आकर्षण है, लोग कभी भी और कहीं भी उसका लोहा मान लेते हैं। वह दुनिया की सबसे आकर्षक महिला है। हालांकि उसने जल्दी से इस आत्मसंतुष्टि को छुपा लिया और बहुत गुस्सा दिखाया। उसने निखिल अरोड़ा के हाथ से फूल लिए, लेकिन उन्हें निखिल अरोड़ा के चेहरे पर जोर से फेंक दिया। उसने ऊंची एड़ी के जूते भी पहने थे और जमीन पर गिरे फूलों को जानबूझकर अपनी नुकीली एड़ियों से कुचल दिया। निखिल अरोड़ा, मैंने तुमसे कई बार कहा है कि भले ही हम बचपन के प्रेमी हो, पर हम बस दोस्त हैं। क्या तुम मुझे परेशान करना बंद कर सकते हो? तुम्हारी मर्यादाहीनता मुझे सचमुच तनावग्रस्त और परेशान कर रही है। आश्रित करो। नंदिता अरोड़ा ने तरबूज के बीज जोर से मेज पर पटक दिए। ये कुतिया तो कुतिया और वेश्या है। इसे मेरे भाई के साथ ऐसा व्यवहार करने की इजाज़त किसने दी? मैं इसका गला घोंटकर मार डालूंगी। मुझे इसका गला घोंटकर मारना ही होगा। अध्याय 20 जब तक तुम वापस आओ। प्रेरणा अरोड़ा की आंखें नम हो गईं जब उसने कहा, अगर वो मना करती है तो मना करती है। उसे अपने भाई पर फूल क्यों फेंकने हैं? मेरे भाई के चेहरे से खून बह रहा है। सुमन अरोड़ा ने आंखें फेर लीं और आगे नहीं देख सकीं। इस दुनिया में इतनी बददिमाग लड़की क्यों है? दीपक अरोड़ा ने गुस्से से कहा, जब तक मैं जिंदा हूं, इशिका कपूर मेरे अरोड़ा परिवार में कभी नहीं आ पाएगी।
इसे दोबारा देखने के बाद भी साक्षी अरोड़ा को बहुत असहज महसूस हुआ। अभी बस पढ़ते रहो। इशिका कपूर की ठंडी आवाज़ फिर से धीमी पड़ गई। तुम्हारे और मेरे बीच कोई संभावना नहीं है। मुझे उम्मीद है कि तुम अपना सम्मान करोगी और भविष्य में मुझसे दूरी बनाए रखोगी। नंदिता अरोड़ा, वाह, आखिर किसका आत्मसम्मान नहीं होता। तुम्हें कैसे पता कि यह सचमुच नामुमकिन है? ये निखिल अरोड़ा की आवाज़ थी। नंदिता अरोड़ा इतनी गुस्से में थी कि उनका गला सिसकने लगा। अरे अरे भाई, जल्दी भाग जाओ, वह बहुत बुरी इंसान है, वह वास्तव में इसके लायक नहीं है। वीडियो में इशिका कपूर ने अहंकार से कहा, यदि आपने मुझे फिर से परेशान किया तो मैं पुलिस को बुला सकती हूँ। नंदिता अरोड़ा, आह, ये औरत लोगों को धमका रही है। ये किसे धमका रही है? मैं देखना चाहती हूँ कि पुलिस आने पर सबसे पहले किसे गिरफ्तार करेगी। तभी नंदिता अरोड़ा के दिमाग में एक साहसिक विचार आया। अगर, उनका मतलब था अगर इशिका कपूर को पुलिस स्टेशन भेज दिया जाए तो क्या वो मेरे भाई को परेशान करने से बच पाएगी? लगता है ये काम कर गया। नंदिता अरोड़ा का बेचैन दिल धड़कने को तैयार था। अगले ही पल निर्णायक मोड़ आ गया। निखिल अरोड़ा के परिवार, जो उनसे परिचित थे, ने वीडियो में निखिल अरोड़ा की आंखों को देखा और उन्हें लगा कि वो पहले से थोड़ी अलग हैं। ऐसा लग रहा था कि इशिका कपूर को देखते हुए निखिल अरोड़ा की आंखें अब उतनी आकर्षक नहीं थीं। पुलिस को बुलाओ, जब वो आएंगे तो मैं उन्हें ज़रूर बताऊंगा कि मैंने तुम्हें परेशान किया था और तुम्हारे दाहिने स्तन पर एक तिल देखा था। वो तुम्हारी ड्रेस जैसा ही लाल है और वो बहुत खूबसूरत लाल है। क्या मैं बकवास कर रही हूँ? अगर पुलिस आकर तुम्हारी स्कर्ट उठा ले तो क्या उन्हें पता नहीं चलेगा कि ये सच है या नहीं? ये देखकर अरोड़ा परिवार के चेहरे के भाव आखिरकार थोड़े नरम पड़ गए। नंदिता अरोड़ा, क्या मैं सही समझ रही हूँ? क्या मेरा भाई इशिका कपूर से बहस कर रहा है? प्रेरणा अरोड़ा, लगता तो। इशिका कपूर के चेहरे पर झुंझलाहट के भाव उभर आए। पागल, तुम सच में पागल हो। मैं तुम्हें पसंद ही नहीं करती, तुम मुझे क्यों बर्बाद करना चाहती थी? नंदिता अरोड़ा, आह, कोई तो आओ, मुझे उल्टी आ जाएगी। वो चाय बहुत अच्छी बनाती है। सच में बहुत अच्छी चाय। वो खूब चाय बनाती है। तभी चुप निखिल अरोड़ा बोल पड़ा। मैं तुम्हें बर्बाद करना चाहता हूँ या नहीं, इस बारे में बात मत करो। अगर मैं तुम्हें सचमुच बर्बाद करना चाहता भी हूँ तो बर्बाद हो ही जाएगा। मुझे कोई बहाना ढूंढने या डेट चुनने की क्या ज़रूरत है ना? अगर तुम में आत्मविश्वास नहीं है तो दूसरों की तरह दूसरों को धमकाने की कोशिश मत करो। हर नियति का अंत होता है और अब हम एक ही रास्ते पर नहीं रहेंगे। मैं आपकी आत्मा को शांति की कामना करता हूँ। जब साक्षी अरोड़ा को पता चला कि निखिल अरोड़ा और इशिका कपूर का अब कोई रिश्ता नहीं है तो वह उत्सुक हो गए और निखिल अरोड़ा और इशिका कपूर के बीच क्या हुआ ये जानने निकल पड़े। इस तरह मुझे यह वीडियो मिला। हिमस्खलन तब होता है जब आखिरी बर्फ का टुकड़ा गिरता है। हालांकि साल भर गिरने वाले बर्फ के टुकड़ों के जमा होने के कारण ढलान उसका भार सहन नहीं कर पाता। साक्षी अरोड़ा ने पहले भी निखिल अरोड़ा की गतिविधियों पर चुपके से नजर रखी थी और उसे बस यही सुनाई दे रहा था कि कैसे निखिल अरोड़ा ने इशिका कपूर से अपने प्यार का इजहार किया और कैसे उसे ठुकरा दिया गया। कोई भी अपने प्रियजनों को बार बार इस तरह अपमानित होते नहीं देख सकता। लेकिन उसने इशिका कपूर को छूने की हिम्मत नहीं की। अगर निखिल अरोड़ा को पता चलता कि अरोड़ा परिवार ने इशिका कपूर के बालों को छुआ है तो वह पागल हो जाता और अपना आपा खो देता। इसलिए उसने बस उन्हें देखना या उन पर ध्यान न देना ही बेहतर समझा ताकि उसे इतना बुरा न लगे। वरना वह सचमुच डरी हुई थी कि वह खुद को रोक नहीं पा रही थी। खुशकिस्मती से इस बार मेरे भाई का दिल सचमुच टूट गया और उसे होश आ गया। जब तक मेरा छोटा भाई समझ पाता है, यही किसी भी चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी है। नंदिता अरोड़ा ने फ़ोन किया, मुझे एक ट्रक भर पटाखे भेज दो। मैं आज खूब मस्ती करना चाहती हूँ। फ़ोन रखते ही नंदिता अरोड़ा ने उत्साह से तरबूज का एक टुकड़ा दिखाया। मेरा भाई बहुत दयालु है, उसे इशिका कपूर की आत्मा की शांति की कामना करना भी आता है। मैं ज़रूर यह सुनिश्चित करूंगा कि इशिका कपूर सुरक्षित और स्वस्थ रहे। इस समय दीपक अरोड़ा की भौहें भी ढीली पड़ गईं। इस बदमाश, बस समझ जा। साक्षी अरोड़ा, फ़ोन करके उस बदचलन लड़के को आज रात वापस आने को कहो। उसे मेरा साथ चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बस एक बात मान सकती हूँ? उसे वापस आने को कहो प्लीज़। साक्षी अरोड़ा जानती थी कि दीपक अरोड़ा मान गया है। वह बस जिद कर रहा था, कह रहा था कि वह चाहता है कि निखिल अरोड़ा उससे विनती करे। दरअसल उसे निखिल अरोड़ा की बहुत याद आ रही थी और वह चाहता था कि वह घर जाकर उससे मिले। पूरे अरोड़ा परिवार में निखिल अरोड़ा की याद किसे नहीं आती। निखिल अरोड़ा बहुत दिनों से घर नहीं आया है। साक्षी अरोड़ा ने बिना देर किए निखिल अरोड़ा को फ़ोन कर दिया। फ़ोन मिलाने से पहले उसे अचानक कुछ याद आया और उसने अपना सिर ऊपर उठाया, जिससे उसकी पतली गर्दन और गले के नीचे चमकता हुआ हार दिखाई दिया। वैसे क्या तुम्हें मेरा हार अच्छा लग रहा है? नंदिता अरोड़ा और प्रेरणा अरोड़ा के चेहरे पर उलझन के भाव थे।
ऐसा नहीं था कि साक्षी अरोड़ा ने इससे ज़्यादा महंगे और खूबसूरत हार नहीं पहने थे और उसने उसे कभी दिखावा करते नहीं देखा था। उनके जैसे परिवार के लिए किसी भी कीमती गहने आखिरकार सिर्फ सजावट के सामान होते हैं और दिखावे के लिए कुछ भी नहीं होता। हालांकि नंदिता अरोड़ा और प्रेरणा अरोड़ा ने फिर भी अपनी राय व्यक्त की। नंदिता अरोड़ा, कोई बात नहीं, ये काफ़ी बहुमुखी हैं और आपकी शैली के अनुकूल हैं। प्रेरणा अरोड़ा, ये अच्छे लग रहे हैं। क्या इनका कोई खास मतलब है? साक्षी अरोड़ा अपनी ठुड्डी नीचे की और शांति से बोला, इसका कोई खास मतलब नहीं है। ये बस एक साधारण हार है। मेरे भाई ने कल कंपनी में मुझसे मिलने आते समय इसे मुझे दिया था। दूसरे शब्दों में, मेरे भाई ने इसे खुद चुना, मुझे दिया और मुझे पहनाया। इसका वास्तव में कोई खास मतलब नहीं है। नंदिता अरोड़ा और प्रेरणा अरोड़ा, नंदिता अरोड़ा, इसे उतार दो, यह अच्छा नहीं लग रहा है। यह हार बहुत भद्दा है। प्रेरणा अरोड़ा, वाकई, यह हार बहुत साधारण है। मेरा सुझाव है कि इसे फेंक दो। साक्षी अरोड़ा ने अनसुना कर दिया। वे ईर्ष्यालु हैं। साक्षी अरोड़ा और प्रेरणा अरोड़ा की ईर्ष्या भरी निगाहों के नीचे साक्षी अरोड़ा ने निखिल अरोड़ा को पुकारा। खांसी खांसी। दीपक अरोड़ा ने जानबूझकर 2 बार खांसा। सुमन अरोड़ा ने दीपक अरोड़ा के अनुवादक की भूमिका निभाई। आपके पिताजी ने आपको स्पीकर खोलने के लिए कहा था। दीपक अरोड़ा ने अजीब तरह से कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा। मेरे गले में बस खुजली हो रही है। साक्षी अरोड़ा मुस्कुराई और स्पीकर चालू कर दिया। थोड़ी देर बाद कॉल कनेक्ट हो गई। अरे, बड़ी बहन, साक्षी अरोड़ा ने धीमे स्वर में कहा, जियाउलिन, क्या आप व्यस्त हैं? निखिल अरोड़ा एक पल के लिए झिझके, यहाँ वाकई कुछ काम चल रहा है। तो मैं बाद में फ़ोन करूँगा। निखिल अरोड़ा ने कहा, कोई बात नहीं बड़ी बहन, आप पहले बात कर लीजिए। साक्षी अरोड़ा निखिल अरोड़ा का समय बर्बाद करने से डर रही थी, इसलिए उन्होंने और कोई विनम्रता से बात नहीं की और सीधे कहा, पिताजी मनोरंजन कंपनी वाली बात मान गए थे, लेकिन उन्होंने आपको शाम को वापस आने के लिए कहा था। दीपक अरोड़ा धीरे से बुदबुदाए, मैंने कब कहा कि मैं मान गया हूँ? सुमन अरोड़ा ने दीपक अरोड़ा को घूरा और उनकी बांह जोर से मरोड़ दी। निखिल अरोड़ा की तरफ कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। इस सन्नाटे ने अरोड़ा परिवार में सभी के दिलों पर पत्थर सा लटका दिया। उन्हें डर था कि कहीं निखिल अरोड़ा अब भी घर जाने को तैयार न हो। वे अभी इतने खुश थे कि अचानक उन्हें एहसास हुआ कि निखिल अरोड़ा ने सिर्फ इतना कहा था कि वह अभिषिका कपूर से कोई रिश्ता नहीं रखेगा, लेकिन यह नहीं कहा था कि उसने अपने परिवार को माफ़ कर दिया है। कुछ सेकंड बाद फ़ोन के दूसरी तरफ से निखिल अरोड़ा की आवाज़ आए, आज रात संभव नहीं है। क्या मैं कल रात वापस जा सकता हूँ? जब साक्षी अरोड़ा ने सुना कि निखिल अरोड़ा घर जाने के लिए राजी हो गया है, उसका दिल जो गले में अटका हुआ था आखिरकार शांत हो गया। कोई बात नहीं, कल ठीक है, बशर्ते तुम वापस आ जाओ। निखिल अरोड़ा के पास इस समय कुछ काम ज़रूर है। एक मनोरंजन कंपनी ने उनसे संपर्क किया है और वे इस समय कंपनी के लोगों से मिल रहे हैं।